विग्रह उसके पास आकर उसका गाल काटते हुए बोला, बदमाश कहीं की, हमारी जान हलक में अटक गई थी कि न जाने क्या हो गया हमारी लाडली को, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, अब बस आपकी रिपोर्ट आ जाए तो पता चले कि हुआ क्या था। फायर। शर्वानी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देखकर विग्रह बेचैनी से बोला, ए राजा, क्या हो रहा है, प्लीज ठीक तो हो ना। फायर। शर्वानी का दिल धक धक करने लगा और अचानक से उसकी सांसें तेज होने लगी। ये देखकर विग्रह घबराने लगा और शर्वानी का पूरा शरीर कांपने लगा, जिसे देखकर विग्रह जोर से चिल्लाया, डॉक्टर। शर्वानी की सांसें तेज होने लगी और उसने विग्रह के हाथ को कसकर पकड़ लिया। विग्रह की तो हालत खराब हो गई। अपनी नादान शर्वानी को इतनी तकलीफ में देखकर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और विग्रह को शांत करते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, एंजाइटी की वजह से इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, अब सब ठीक है और रिपोर्ट आ चुकी है, आप थोड़ी देर के लिए हमारे केबिन में आइए। डॉक्टर की बात सुनते ही विग्रह को चैन की सांस मिली और उसने देखा कि शर्वानी आंखें बंद करके आराम से सो रही थी। अब वो ठीक थी, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर विग्रह की जान अटक गई थी। वो अपनी पत्नी के लिए ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने कितने जतन किए हैं उसको पाने के लिए, उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए, ये सिर्फ वही जानता है। अब वो श्रावणी से बिल्कुल भी दूर नहीं रहना चाहता और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता। उसने अपनी पत्नी की ललाट को चुम्मा और प्यार से बोला, आप आराम करना, हम आते हैं थोड़ी देर में। विग्रह वहां से चला गया और सीधा डॉक्टर की केबिन में आया। डॉक्टर के सामने चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर रिपोर्ट को देखते हुए सीरियस होकर बोले, रिपोर्ट में साफ साफ आया है कि आपकी वाइफ के ब्लड में जहर मिला है, चूहे मारने की दवाई। ये सुनते ही विग्रह दंग रह गया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे खून के अंदर जहर मिला हुआ हो। विग्रह हैरानी से बोला, आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर, हाँ, जहर चूहे मारने की दवाई अभी कैसे आया वो तो आपकी पत्नी ही जानती है, आप बात कीजिएगा उनसे जब वो नॉर्मल हो जाए। बाकी अब टेंशन की कोई बात नहीं है, हम जो दवाई लिख रहे हैं वो इन्हें टाइम से देते रहिएगा। थोड़ी कमजोरी कुछ दिनों तक रहेगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा और कुछ दिनों तक घर का सिंपल उबला हुआ खाना ही खाना है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार आप पता जरूर कर लेना कि उनके पेट में जहर कैसे आया, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, आगे भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। कुछ देर बाद कार में शर्वानी विग्रह के कंधे से सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठी हुई थी। वहीं विग्रह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब उसे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो पता नहीं कर लेता कि चूहे मारने की दवाई शर्वानी के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई। ये बात को किसी से कर भी नहीं सकता, वरना लोग गलत मतलब निकालते हैं कि पति से परेशान होकर पत्नी ने जहर खा लिया। डॉक्टर भी विग्रह को जानते थे, इसलिए उस बात को वही दबा दिया गया, वरना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता, पुलिस केस भी बन सकता था विग्रह के ऊपर। विग्रह चिंतित होकर शर्वानी के चेहरे को देखे जा रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, पूछना चाहता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन ये समय उचित नहीं था और अभी तो शर्वानी को पता भी नहीं था कि उसकी तबीयत क्यों खराब हुई थी, वरना वो डर के मारे ना सोती हो ना विग्रह को सोने देती। विग्रह ने उसे कसकर पकड़ ऐसे पकड़ा मानो वो कहीं उससे दूर जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। ये देखकर वो बोली, क्या कर रहे हैं आप? अभी ड्राइवर बैठा है, भले ही आपने पर्दे लगा रखे लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। विग्रह ने उसके होठों पर उंगली रखी और बेचैनी से बोला, आप चुप रहे राजा, आपको नहीं पता हमारी क्या हालत हो गई थी। आपको ऐसी अवस्था में देखकर सच में आपको एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने जैसा नहीं है। फायर। शर्वानी ने मुस्कुराते हुए विग्रह के गले में मुंह घुसा दिया और उसकी गले की स्किन को चूमते हुए बोला, तो मत छोड़िए अकेला, आप कंपनी जाते हैं तो हमें भी साथ ले जाइए, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, बिल्कुल मस्ती नहीं करेंगे, बस आपके चेहरे को देखते रहेंगे। विग्रह मुस्कुरा दिया। हालांकि वो बहुत टेंशन में था, लेकिन इस लड़की की बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही गई। तभी शर्वानी हैरानी से बोली, अरे हम घर क्यों जा रहे हैं, हमें तो कंपनी जाना है ना, आपने बोला था कि धनतेरस की पूजा करनी है। विग्रह, जाना तो चाहते हैं लेकिन शर्वानी, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना है। शर्वानी, तो आप हमें पकड़कर चल लेना, हम विवाह के बाद पहली बार आपके साथ दीपावली मना रहे हैं और आपकी खुद की कंपनी है जिसे आपने अपने पैसों से खड़ा किया है, तो हमारा आपकी पत्नी होने के नाते कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पति की कंपनी में पूजा करें। प्लीज, हम चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाए, ऐसी कई कंपनी भारत के हर शहर में खोले, प्लीज हमें लेकर जाए, आप हमारा पूरा ध्यान रखना। विग्रह मान गया और वे दोनों घर जाने की बजाय विग्रह की कंपनी पहुंच गए। शर्वानी आज पहली बार मुंबई में विग्रह की कंपनी में कदम रख रही थी, जो कि बहुत बड़ी थी और बहुत सुंदर थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति, जो उम्र में मात्र 28-29 साल का है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। शर्वानी भावुकता और गर्व से अपने पति को देख रही थी कि उसने सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि जब वो 24 साल का था तभी उसे शर्वानी से प्यार हो गया था और उस समय उसने नया नया अपना बिजनेस शुरू ही किया था। ऐसे में बिजनेस भी संभालना, लड़की को भी संभालना, दिन भर टेंशन।
करना कि लड़की हाथ से ना निकल जाए, कहीं कोई और उनके बीच में ना आ जाए, माता पिता को कैसे समझाया जाएगा, और बिजनेस में तो तरह तरह के टेंशन होते ही हैं। इन सब के होने के बावजूद विग्रह हर कार्य में सफल होकर आज शर्वानी के सामने खड़ा है। यहाँ तक कि वो अपने फैमिली बिजनेस को भी संभालता है, वहाँ पर भी बराबरी का योगदान देता है। सच में शत शत नमन है ऐसे इंसान को जो इतनी सी उम्र में एक साथ इतना सब कुछ संभालता था। ऊपर से शर्वानी की बेरुखी जो उसे बार बार परेशान करती थी और मुंह पर कह देती थी कि हम आपसे प्यार नहीं करते। न जाने विग्रह को कितना दुख होता होगा उस समय जब शर्वानी उसके मुंह पर ऐसा कहती थी और उसके प्यार को नकार देती थी। कभी कभी तो शर्वानी को खुद पर ही गुस्सा आता था ये सब सोचकर। हालांकि उसके भाग्य अच्छे थे जो विग्रह जिद्दी और जुनूनी इंसान निकला और शर्वानी को हासिल कर ही लिया। विग्रह पूरे प्यार और सम्मान के साथ अपनी पत्नी को अपनी कंपनी के अंदर ले गया, जहां पर शर्वानी ने धनतेरस की पूजा की। शर्वानी का वहां पर बहुत अच्छे से वेलकम हुआ क्योंकि मालिक की पत्नी पहली बार कंपनी में आई थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और वैसे भी सब लोग खास करके लड़कियां इस इंतजार में थी और जानने के लिए इच्छुक थी कि उनकी कंपनी का मालिक जो कि इतना हैंडसम है, इतना अच्छा है, तो उसकी पत्नी कैसी होगी और वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता होगा। आज सबको अपने सवालों का जवाब मिल गया कि उनकी कंपनी का मालिक जितना हैंडसम है उतनी ही खूबसूरत उनकी पत्नी भी है और एक अच्छी इंसान भी है। शर्वानी को वहां पर बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था, सब लोग उसे रानी की तरह ट्रीट कर रहे थे। करना तो बनता ही है, वो अपने विग्रह राज की रानी जो है। शर्वानी की तबीयत हालांकि ठीक नहीं थी, कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन सबका प्यार और सम्मान देकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विग्रह कदम कदम पर उसका ध्यान रख रहा था, उसका हाथ उसने एक बार भी नहीं छोड़ा था। ये सब देखकर कुछ लोगों को जलन हो रही थी और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद विग्रह शर्वानी को लेकर वापस घर पर आ गया। तब तक शाम के 6 बज चुके थे, दिया बाती का और दीपोत्सव करने का समय भी हो गया था। घर आकर शर्वानी को बहुत नींद आ रही थी क्योंकि दवाइयां का असर हो रहा था, लेकिन दिया बाती के समय वो सो नहीं सकती थी। उसने अपनी नींद पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और बेड पर बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी विग्रह बाथरूम से बाहर निकल आया। उसने पीला कुर्ता और सफेद पायजामा पहना हुआ था। महाशय कमाल के लग रहे थे, देखने भर से शर्वानी तन मन को सुकून मिल गया। राज सर आईने के सामने आकर खड़े हो गए और अपने रेशमी बालों में कंघी करते हुए अपने मन में बोले, कहीं उस लड़की ने तो कांड नहीं किया। फायर। विग्रह अपना दिमाग लगाने लगा, तभी शर्वानी प्यार से बोली, माय हैंडसम हस्बैंड, हमारे पास आओ ना। विग्रह ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। शर्वानी फिर से बोली, ओ पतिदेव। विग्रह ने इस बार भी ध्यान नहीं दिया तो शर्वानी मुंह बनाते हुए थोड़ा जोर से बोली, राज सर। विग्रह ने कोई जवाब नहीं और अब शर्वानी बार बार बोलने से उसे पुकारने लगी। तभी विग्रह ने अपने हाथ में पकड़ी कंघी को जोर से जमीन पर फेंक दिया और चीखते हुए बोला, जस्ट शट अप पाउटिंग फायर। ये सुनते ही शर्वानी की आत्मा कांप उठी और वो डरते हुए विग्रह को देखने लगी कि उसे क्या हुआ। उसने आज पहली बार शर्वानी पर इतना गुस्सा किया है। शर्वानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराते हुए बोली, सॉरी। ये प्यारी सी आवाज सुनते ही विग्रह अपने होश में आया और उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसका नन्हा फूल आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहा था। ये देखकर विग्रह ने अपना सिर पीट लिया और टेबल से टिककर गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे यार सॉरी राजा, हमें लगा हम ऑफिस की स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं। फायर। विग्रह परेशान होकर अपने चेहरे को मसलने लगा। तभी शर्वानी ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। विग्रह शर्मिंदगी महसूस करते हुए उसे देखने लगा और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, कोई बात नहीं, प्यार के साथ साथ कभी कभी पति की डांट भी खा लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है। कोल्ड स्वेट स्माइल। विग्रह हल्का सा मुस्कुरा दिया और शर्वानी के अपने सीने से लगाकर मन में बोला, आप ठीक हो जाओ, उसके बाद आपसे बहुत से सवाल जवाब करने हैं। फायर। कुछ देर बाद शर्वानी बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए आईने के सामने स्टूल पर बैठी चहक रही थी और विग्रह उसके सिर पर पल्लू लगाते हैं प्यार से बोला, हाय हमारी सुंदर सी राजा, कितने जतन किए हमने आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए। फायर। शर्वानी मुस्कुरा दी और विग्रह उसकी मांग भरते हुए जुनून से बोला, आजकल कई लड़के इस होड़ में रहते हैं कि सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड कौन बनाएगा, और हम बस यही सोचते थे कि कब आपकी मांग में हमारे नाम का सिंदूर भरेगी पूरे हक से। फायर। शर्वानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आईने में से अपने पति को देखते हुए झिझकते हुए बोली, अच्छा आपसे एक बात पूछूं, बहुत समय से पूछना चाहती हूँ, कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। विग्रह उसकी नाक पर लगे सिंदूर को उंगली से साफ करते हुए बोला, पर्सनल जैसा कोई शब्द हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए और आपको जो भी पूछना है आप आराम से पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। आप बस बातें करो हमसे, क्योंकि आपने हमारे जीवन के 3 साल ऐसे खराब किए ना राजा कि हम आपको क्या ही बताएं। हमारे सामने नहीं देखती थी, हमसे बात नहीं करती थी, बुलाते थे तो इग्नोर करके चली जाती थी, हमें तड़पाती थी। अब जितनी चाहे उतनी बातें करो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन यू माई डॉल। फायर। शर्वानी मुस्कुरा गई और फिर एकदम शांत होकर नजरें झुकाकर बोली,
राज सर, हम 6 महीने एक दूसरे से दूर रहे, एक दूसरे के लिए कितना तड़पे तरसे हैं, और जब भी मिलना होता था तो आप किस प्रकार हमें प्यार करते थे हमें आज भी याद है। हमारा मतलब है कि दिखता था कि आप कितने बेचैन हैं, कितने तड़पते हैं हमारे पास आने के लिए, जबकि हमारे बीच में बड़ी मुश्किल से ज़्यादा 2 महीने का गैप हुआ होगा। लेकिन विवाह से पहले आपको तो हमसे तभी प्यार हो गया था जब हम 16 साल के थे, छोटी बच्ची थी और दिखने में भी अच्छा खासा शरीर था हमारा, और उस समय आपको हमसे प्यार हो गया था। तो क्यों आपने कभी अपनी मर्यादाएं पार नहीं कि अगर आप चाहते तो हमारा हाथ पकड़ सकते थे, हमें गले लगा सकते थे, हमें किस भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि आप लड़के हैं और जितना हमने आपको जाना है आप रह नहीं सकते, तो 3 साल तक कैसे रह लिया आप हमें टच किए बिना? क्योंकि अब तो आप हमें एक दिन में नहीं छोड़ते हैं। आप बुरा मत मानना राज सर, लेकिन आपका व्यवहार कभी कभी समझ नहीं आता कि शादी के बाद जो राज सर हमें एक रात भी हमें अपनी बाहों में लिए बिना सोते नहीं है, वही राज सर 3 सालों तक कैसे रह लिए, और उनमें भी 2 साल आप मुंबई में थे, जबकि आपको भनक लग चुकी थी कि हम आपको पसंद करने लगे है। लेकिन आपने 2 सालों में हमें कभी कॉल नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया। जबकि आजकल के लड़के तो क्या कुछ नहीं करते अपनी लड़की के साथ, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब आपने हमसे मंदिर में शादी की उसके बाद तो हम धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से आपकी पत्नी बन चुके थे, आपका पूरा हक बन गया था, हमारे ऊपर पति बन गए थे आप हमारे। लेकिन फिर भी आपने हमें हमारे मायके छोड़ दिया। चाहते तो अपने साथ घर ले जाते और हमारे साथ वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने हमें छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, हम अपने मन की भावनाएं बताएं तो हम आपके बिना रह नहीं पाते हैं। दिल से प्यार करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन शारीरिक प्रेम भी तो आवश्यक होता है, और वो हमसे, हम आपसे बहुत ज्यादा करते हैं। और जब भी हमारे बीच में दूरी बनी है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या लड़ाई झगड़े के बीच में हो, हम हमेशा तड़पते ही हैं। लेकिन आपके हाथ में सब कुछ था, हम आपकी पत्नी बन गए थे, लेकिन फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी आप हमें कॉल नहीं कर रहे थे। चाहते तो जबरदस्ती कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया आपने, सीधा घर पर रिश्ता लेकर आ गए। ऐसा क्यों राज सर, प्लीज हमें समझाइए। अपनी बात खत्म करते ही शिरवानी थोड़ा घबराने लगी। डर लग रहा था कि कहीं विग्रह बुरा ना मान जाए। अभी उनकी शादी को पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सवाल शुरू से उसके दिमाग में घूम रहा था। यहाँ तक कि जब वो कुंवारी थी तब से भी उसके दिमाग में ये सब चलता था। शिरवानी नजरें झुकाकर बैठी थी, थोड़ा घबरा रही थी कि ना जाने विग्रह उसे किस प्रकार देख रहा होगा, शायद नाराज हो गया होगा। इसी बेचैनी में उसने अपनी नजरें उठाकर आईने में देखा तो विग्रह से बड़े प्यार से देख रहा था, उसके पीछे ही खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को शिरवानी के सिर पर रखा और असीम प्रेम से बोला, सबसे पहली बात तो ये कि हमने आपको छोड़ा नहीं था राजा, हम आपको छोड़ ही नहीं सकते। हमने बस कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी को उनके मायके भेजा था, क्योंकि जो कांड हमने किया था आपके साथ वो काफी खतरनाक था, ये बात हम जानते हैं। अगर कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो हम सामने वाले का खून कर देंगे। लेकिन उस समय सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि हमें यही रास्ता चुनना पड़ा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि आप हमसे दूर चली जाएंगे, और उधर आपके महान पापा ने आपके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। और जब ये बात हमें पता चली तो हमारा दिमाग ठनक गया। हमने कहा, अबे इतनी मेहनत करें हम और लड़की ले जाए कोई, और ये तो विग्रह होने नहीं दे सकता। हम बहुत परेशान हो गए थे। आप भी हमसे ठीक से बात नहीं करती थी, बार बार आपसे पूछते थे कि प्यार करती हूँ या नहीं, तो आप मना कर देती थी। ऐसे में हमने अपना सारा संयम खो दिया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा कांड करने से पहले एक बार दादी साहब से बात की थी, तब उन्होंने हमसे एक ही बात कही थी कि अपनी खुशी को खुद से दूर कभी मत जाने देना, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। डॉट डॉट बस हमने सोच लिया कि लड़की को अपने नाम करके रहेंगे, तो कर लिया हमने आपसे शादी। फिर आपका रोना धोना, आपकी खराब हालत देखकर हमें खुद पर गुस्सा आया, लेकिन आज भी हम कहते हैं हमारा निर्णय हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। हमें आज भी उस निर्णय पर पछतावा नहीं है। समाज की नज़रों में, आपके माता पिता की नज़रों में वो गलत था, लेकिन हमारे लिए वो एकदम सही था। हमें आप मिल गई थी शिव शक्ति के आशीर्वाद से। फायर शिरवानी एकटक अपने पति को आईने में से देखे जा रही थी, और विग्रह उसकी बालों को सहलाते हुए आगे बोला, फिर हमने सोचा कि अगर ऐसी अवस्था में हम आपको साथ लेकर घर आ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि आपके माता पिता गलत कदम भी उठा ले, क्योंकि वे उठा ही लेते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें। इसलिए अपने दिल पर काबू किया और हमारी जीव की जड़ी को खुद से दूर करके उसके मायके भेज दिया। फिर हमने सोचा कि हम रिश्ता लेकर जाएंगे तब सब कुछ शांति से हो जाएगा। हालांकि आपके माता पिता की सोच कुछ इस प्रकार की थी कि उन्होंने तब भी हंगामा किया, लेकिन सब संभल गया। थोड़ी हमारी जबरदस्ती और जिद ने सब काम कर दिया। फायर इतना कहकर विग्रह बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर उसे आंख मार देता है, तो वो भी शर्मा जाती है। विग्रह ने झुककर उसके सिर को चूमते हुए कहा, तो अब बात करते हैं कि हम रहते किस प्रकार से थे आपके बिना। तो देखिए राजा, हमने पहले भी आपसे कहा था, अब भी कहते हैं कि हमें आपके शरीर से प्यार नहीं हुआ था। हम जानते हैं आप बहुत सुंदर हैं, आप आंतरिक रूप से भी बहुत सुंदर हैं। ईश्वर ने आपके शरीर की बनावट बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, हमसे बेहतर कौन जान सकता है। फायर
इतना कहकर विग्रह एक बार फिर उसे आंख मार देता है तो शर्वाणी के गाल लाल हो जाते हैं। फिर विग्रह आगे कहता है, जब हमने आपको पहली बार देखा था ना तो हमारी नादान सी राजा स्टेज पर डांस कर रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी, कितने प्यारे एक्सप्रेशन थे आपके, हम वहीं पर सब खो गए थे। धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया लेकिन हमने तुरंत निर्णय नहीं लिया था कि हम आपसे शादी करेंगे, आपके कमिटेड हो जाएंगे और आपको अपना कमिटेड बना लेंगे। हमने बहुत सोचा कि लड़की अभी छोटी है, 16 साल की बच्ची है, उससे प्यार करना और उसे बताना शायद उसके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा आपसे दूर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इस बदमाश दिल ने हमसे कहा कि प्यार किया तो रुकना क्यों, बस आपको गिफ्ट देने शुरू कर दिए, थोड़ा थोड़ा प्यार जताना शुरू किया। लेकिन आपसे मिलना, आपका हाथ पकड़ना, आपके साथ घूमने जाना, डेटिंग करना, ये सब हमें कभी पसंद नहीं आया और ना हमें आजकल के लड़का लड़कियों का ये सब पसंद आता है, क्योंकि डेटिंग के नाम पर बहुत कुछ गलत होता है। आप समझ सकते हैं हम क्या कह रहे हैं। हमें बस आप पत्नी के रूप में हमारे आंगन में तुलसी की पूजा करते हुए चाहिए थी, जो कि हमें मिल गई। भले ही बहुत मेहनत करनी पड़ी, कई बार तो आपके राज शराब पीकर नशे में तड़पते भी थे कि शर्वाणी कब मिलेगी, कब पत्नी बनेगी हमारी। शारीरिक मिलन की बात करें तो विवाह से पहले हमने कई बार कल्पनाओं में आपको बहुत प्यार किया है, इतना किया है कि आप सोच भी नहीं सकती। आपको इमेज तो करेंगे ही, तो बस वही करते थे और खुश रहते थे। कहीं ना कहीं दिल ने बोला था कि एक न एक दिन आप हमें मिल ही जानी है, फिर आपके साथ रियल में प्रैक्टिकल करेंगे। फाया। ये सुनते ही शर्वाणी अपने हाथों से चेहरे को छुपाकर शर्माने लगी और ये देखकर विग्रह उसके दोनों गाल खींचते हुए बोला, ए राजा, आपको याद नहीं है लेकिन हमने आपसे कहा था कि बस हमसे शादी कर लीजिए, अगर जिंदगी भर भी खुद को हाथ नहीं लगाने दोगी तो चलेगा, हमें बस हमारे सामने रहना, तो बस कुछ ऐसा ही है हमारा प्यार। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको पता चला कि आप हमसे प्यार करती हैं तो क्या कभी आपको तड़प नहीं हुई, सच बताना, अगर झूठ बोली तो क्या हाल करूंगा पता है। फाया। इतना कहकर विग्रह ने उसके हाथों को उसके चेहरे से हटाया तो वो तुरंत अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगी। तभी विग्रह ने उसकी कमर पकड़ ली और उसके बालों में मुंह घुसाकर मदहोशी से बोला, जल्दी जल्दी बताओ, दीप प्रज्वलित करने हैं, उसके बाद आपके साथ प्यार भरे लम्हे बिताने हैं। फाया। विग्रह के दबाव देने पर शर्वाणी थोड़ा झिझकते हुए बोली, झूठ नहीं कहेंगे लेकिन हमने कल्पना करना तब शुरू किया था जब आप मुंबई चले गए थे और हमें ज्यादा कुछ पता नहीं था। थोड़ा बहुत पता था कि रोमांस होता है, लड़का लड़की के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है, लेकिन इस हद तक बनता है वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं दिया, ना हमारी मम्मी ने कभी हमें बताया, ना हमारे स्कूल का ग्रुप सर्कल ऐसा था जो हमें बताएं, इसलिए हम इन सब से दूर थे। लेकिन जब हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आए तब तान्या ने हमें थोड़ा बहुत बताया, धीरे धीरे हमने अंदाजा लगाया तो हमें सब समझ में आ गया। पहले तो बहुत डर रहे थे, पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे जीवन में तो आप ही थे उस समय, तो हमने सोच लिया आपके बारे में, डर के मारे नींद नहीं आई। फिर धीरे धीरे हम नॉर्मल होने लगे, फिर बस प्यार तो था ही हमें आपसे। कल ही हमने हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी कल्पना आपके साथ, और दूसरे दिन खुद से ही नजरें नहीं मिला पाए। शर्वाणी के इतना कहते ही विग्रह उससे दूर हुआ और बेड पर धड़ाम से लेटकर जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर शर्वाणी मुंह बनाने लगी। वो नाराजगी से बोली, आप हंस क्यों रहे हमारे ऊपर, हमने क्या जोक मारा है। विग्रह बड़ी मुश्किल से बैठा और अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, आपने जोक नहीं मारा, लेकिन हम उस समय की कल्पना कर रहे हैं कि जब आपने ये सब सोचा होगा और अगले दिन आपकी क्या हालत हुई होगी, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं आप कितनी पागल हैं। फायर। विग्रह के इतना कहते ही शर्वाणी मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई और विग्रह उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों जैसे ही हॉल में आए तभी घर का दरवाजा बजने लगा। शर्वाणी तुरंत विग्रह के पीछे आकर खड़ी हो। विग्रह आगे बढ़ता है, घर का दरवाजा खोलता है, तभी सामने खड़े दो लोगों को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो सामने खड़े आदमी के कुर्ते की कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींचकर सीधा अपने गले लगा लेता है। दोनों जिगरी यार एक दूसरे के कसकर गले लग जाते हैं और तभी पीली हैंडवर्क की साड़ी पहनी तान्या बड़ी सी मुस्कान लिए घर के अंदर आती है। उसे देखते ही शर्वाणी भावुक हो गई और सीधा उसके गले लग गई। उधर शुभम और विग्रह एक दूसरे के गले लगे हुए थे और इधर शर्वाणी और तान्या एक दूसरे के गले लगी हुई थी। दोनों जैसे ही हॉल में आए तभी घर का दरवाजा बजने लगा। शर्वाणी तुरंत विग्रह के पीछे आकर खड़ी हो। विग्रह आगे बढ़ता है, घर का दरवाजा खोलता है, तभी सामने खड़े दो लोगों को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह सामने खड़े आदमी के कुर्ते की कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींचकर सीधा अपने गले लगा लेता है। दोनों जिगरी यार एक दूसरे के कसकर गले लग जाते हैं और तभी पीली हैंडवर्क की साड़ी पहनी तान्या बड़ी सी मुस्कान लिए घर के अंदर आती है। उसे देखते ही शर्वाणी भावुक हो गई और सीधा उसके गले लग गई। उधर शुभम और विग्रह एक दूसरे के गले लगे हुए थे और इधर शर्वाणी और तान्या एक दूसरे के गले लगी हुई थी। कुछ देर बाद वो चारों सोफे पर आराम से बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। विग्रह हैरानी से बोला, आपको इस अवस्था में तान्या के साथ ट्रेवल नहीं करना चाहिए था, 1 महीना तो हो ही गया होगा।
विग्रह की यह बात सुनते ही शुभम और तान्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अचानक से शुभम को हंसी आ गई और तान्या शर्मिंदगी महसूस करते हुए शर्वानी की तरफ देखने लगे। शर्वानी ने विग्रह की तरफ देखा और विग्रह शुभम को घूरते हुए बोला, क्या हो गया, हंसी किस बात पर आ रही है? क्या हमारे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है या आपकी बहन के नाखूनों से घायल करने के निशान आपको दिख रहे हैं? ये सुनते ही शर्वानी ने अपना मुंह बनाया। तभी शुभम हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली बात यह है कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, तान्या प्रेग्नेंट नहीं है। शुभम ने बाकी सारी बातें उन्हें बता दी, जिसे सुनकर विग्रह ने अपना सिर पीट लिया और शुभम के पेट में एक मुक्का मारते हुए बोला, पूरा कंफर्म करना चाहिए था, उसके बाद ही मिठाई बांटनी चाहिए थी। आपकी वजह से हमारी दादी पीछे पड़ गई थी, राजा के बड़ी मुश्किल से बचे हैं हम। फायर। शुभम, सॉरी, लेकिन हमें आप सबको एक खुशखबरी बतानी है। तान्या के मम्मी पापा ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। जब उन्हें पता चला कि वे नाना नानी बनने वाले हैं तो तुरंत घर चले आए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि वे अभी नाना नानी नहीं बन रहे हैं, उन्हें थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन बाद में हमने पटा लिया और अब सब ठीक है। तान्या का आना जाना भी शुरू हो गया है मायके में, अभी हफ्ते भर पहले ही सब कुछ ठीक हुआ है। हम आपको बताने वाले थे, लेकिन फिर विवेक भैया से पता चला कि राजे महाशय तो मुंबई आ गए पत्नी को लेकर, और आपके बिना तो हमारी दिवाली सुनी सुनी जाती है। आखिरकार दिवाली के दूसरे दिन हम दोनों की महफिल जो जमती है। ये सुनते ही शर्वानी विग्रह को देखने लगी। तभी विग्रह धीमी आवाज में बोला, इसके सामने ये सब कहने की क्या जरूरत है, इसे पहले ही से पसंद नहीं है हमारा पीना। अब आप और बता दो ताकि ये बाहर नहीं आने देगी दिवाली के दूसरे दिन। फायर। शुभम जीप गया और बात बदलते हुए बोला, अरे हमें कह रहे थे कि चलिए दीपोत्सव करते हैं, उसके बाद पटाखे जलाते हैं। बहुत बड़े बड़े बम लेकर आए हैं हम, और कोई आसपास भाषण दे तो एक बम उसके मुंह में फोड़ देंगे। कूल। शुभम की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे, लेकिन शर्वानी को चिंता होने लगी कि दीपावली के दूसरे दिन विग्रह ड्रिंक करेगा। हालांकि वो इतना नहीं ड्रिंक करता था कि तमाशा करे, लेकिन एक घूंट ही सही पीता तो है। कुछ देर बाद उन चारों ने मिलकर पूरे घर में दीपोत्सव किया और फिर नीचे जाकर बिल्डिंग के कंपाउंड में जो धूम धड़क से पटाखे जलाए हैं, उन्हें देखकर आसपास के लोगों को और भी जोश आ गया और सब लोग मिलकर पटाखे जलाने लगे। शर्वानी को पटाखे जलाना बहुत पसंद था, लेकिन वह बेचारी अनार और फुलझड़ी ही जला सकती थी, बाकियों से उसे डर लगता था। और उसके विपरीत उसका पति विग्रह बड़े बड़े बम फोड़ रहा था, जिसकी कोई हद नहीं थी। वह रुक ही नहीं रहा था, एक बम फोड़ा, उसके बाद तुरंत दूसरा फोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस प्रकार उसने लगातार ना जाने कितने बम फोड़ डाले, जिसकी कोई हद नहीं थी। शर्वानी उसे देखकर हैरान हो रही थी। तभी तान्या बोली, हैरानी की क्या बात है, इन्होंने क्या कांड कम किए हैं जो बम फोड़ने से डरेंगे? शर्वानी मुंह बनाते हुए बोली, सही कह रही हो तुम, इनसे बड़ा कांडी तो कोई हो ही नहीं सकता, देखो ना। अरे भगवान, रुक ही नहीं रहे हैं, कोई है इन्हें डर है? बम कैसे फोड़ रहे हैं, धन्य है। तान्या हंसते हुए बोली, अरे इन लड़कों को नहीं लगता डर, या आराम से बम फोड़ सकते हैं। हमारे दोनों भाई क्या काम है याद नहीं, एक बार शौर्य ने हाथ में सुतली बम फोड़ा था। हालांकि यह बात अलग है कि उसका हाथ जल गया था, लेकिन फोड़ने की हिम्मत तो दिखाई थी लड़के ने। शर्वानी, हाँ हाँ, उसके बाद जो पापा ने उसे फोड़ा था वह भी याद ही होगा। ग्रिन। तान्या और शर्वानी खिलखिलाकर हंसने लगी। वही शुभम और विग्रह तो पूरी तरह से खो गए थे पटाखे जलाने में। वो दोनों एक दूसरे के हाथ से तालियां बजाते, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते, पूरी मस्ती करते और आराम से पटाखे फोड़ रहे थे। लगभग 2 घंटे तक उन्होंने पटाखे फोड़, उसके बाद चारों ही बाहर डिनर के लिए चले गए। मुंबई के खूबसूरत से रेस्टोरेंट में चारों बैठे हुए थे। डिनर हो चुका था। तान्या और शर्वानी कैफे में टहल रही थी। शुभम और विग्रह टेबल पर बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और दोनों सिगरेट पी रहे थे। विग्रह अपने मुंह से धुआं निकालते हुए बोला, शर्वानी के खून में जहर पाया गया। फायर। ये सुनते ही शुभम शॉक रह गए और बोला, ऐसा कैसे हुआ? या तो कोई देता है या खुद ने लिया होगा, जाहिर सी बात है। विग्रह, सही कह रहे हो, किसी ने दिया ही है, वरना खुद से क्यों ही लगी? वो इतनी कोई परेशान है नहीं हमारे साथ, हमें हमारी हेल्प पर शक है। फायर। शुभम, ऐसा क्यों? विग्रह, अरे यार, उसकी गंदी नजर है हमारे ऊपर। फायर। शुभम, सच में? विग्रह, अरे पहली बार में पता चल गया था हमें, लेकिन हमें लगा बच्ची है, पैसों की जरूरत होगी, करने दो कम, लेकिन उसकी हद बढ़ती जा रही है। गंदी लड़की हमारे शर्ट को गलत तरीके से छू रही थी। हमने यह बात राजा को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाती है हर बात में, इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या करूं, उसे लड़की के साथ मन तो कर रहा, उसे जान से मार दे, उसकी वजह से राजा बहुत परेशान हुई है। आप ही सोचिए, अगर जहर की मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो क्या होता, हमारे राजा के साथ क्या करते फिर हम? इतना कहते हुए अब तक मुस्कुराने वाला विग्रह गंभीर होने लगा, जिसे देखकर शुभम को भी गुस्सा आया और बोला, राजे, ऐसी लड़की को जिंदा रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कितनी
गंदी बात है जब उसे पता है कि आप मैरिड हैं, फिर क्यों उसने आपके ऊपर नजर डाली? चलो डाली तो डाली, नजर तो चली जाती है, आप हैं ही ऐसे। लेकिन उसने शेरवानी के साथ ये सब क्यों किया? उसे सबक सिखाना होगा, जान से तो नहीं मार सकते लेकिन कुछ तो बड़ा करना होगा। विग्रह गुस्से से बोला, कुछ बड़ा? अरे हम उसे छोड़ेंगे ही नहीं, लेकिन एक बार हमें राजा से कंफर्म करना होगा कि हुआ क्या था, क्योंकि हम तो घर से बाहर थे। जब हमें सारा कुछ कंफर्म होगा उसके बाद आप देखिए हम क्या करते हैं। और अभी तो हमारी छाती पर एक और तलवार लटक रही है। हमें दीपावली के लिए घर जाना पड़ेगा, उसके बाद राजा की बुआ के गांव जाना है, उनकी लड़की की शादी है और वो बुआ और उसकी दिल फेंक बेटी हमें फूटी आंख नहीं सुहाती है। फायर। शुभम हंसते हुए बोला, आपको तो न जाने कितने लोग पसंद नहीं है, आपका बस चले तो उन सबको आप उड़ा दो। ग्रिन। विग्रह सही कह रहे हैं आप, बहुत से लोग हैं हमारे लिस्ट में, एक एक को उड़ा देने की इच्छा होती है, लेकिन माँ बाप के संस्कार हैं अंदर, इसलिए शांत बैठे रहते हैं। अब आपसे क्या ही झूठ कहे, एक बार तो हमें हमारे ससुर जी पर भी गुस्सा आया था, बिल्कुल ऐसा ही गुस्सा आया था, आप समझ सकते हम क्या कहना चाहते हैं। फायर। शुभम अपनी हंसी को दबाते हुए बोला, धीरे बोलिए राजे, आपकी मैडम ने सुन लिया तो आपका जीना हराम हो जाएगा। विंकिंग फेस। विग्रह ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी राजा कुल्फी खाने में बिजी थी और तान्या से बातें कर रही थी। विग्रह ने गहरी सांस ली और फिर से शुभम की तरफ देखा और फिर सीरियस होकर बोला, हम सोच रहे हैं कि एक बार घर चले जाते हैं, उसके बाद शादी फंक्शन अटेंड करके वापस मुंबई आएंगे, तब इस किट्टू बिट्टू का कुछ करते हैं, बाकी हमारा बस चले तो अभी हंगामा खड़ा कर दे। फायर। शुभम, नहीं नहीं, हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा, सबसे पहले अपनी राजा से बात करना, उससे सब कुछ पता करो, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना। विग्रह ने सिगरेट होठों के बीच रखी और उसके कश लेते हुए कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद वो चारों घर वापस आ गए और शुभम तान्या आज की रात वहीं रुक गए। देर रात विग्रह बेडरूम में आया तो देखा शेरवानी अभी भी जाग रही थी और उसके लैपटॉप को लेकर बैठी हुई थी। विग्रह ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, अच्छा महसूस कर रही हो तो बात करे। फायर। शेरवानी, हाँ आओ ना। विग्रह उसके पास आकर बैठा और एक नज़र लैपटॉप स्क्रीन पर डालते हुए बोला, हमारा फेसबुक क्यों खोला है? फायर। शेरवानी, बस देख रही थी कि आपके उस एकमात्र पोस्ट किए गए पिक्चर पर किसी का लड़की का कोई कमेंट तो नहीं। विग्रह, बेटा जी, अकाउंट प्राइवेट है, हमारा फैमिली के अलावा कोई नहीं देख सकता पिक्चर। फायर। शेरवानी, ओह हाँ हम भी ना। अच्छा बताइए क्या बात करनी है। ग्रिन। विग्रह ने लैपटॉप को एक तरफ रखा और शेरवानी का हाथ पकड़कर प्यार से बोला, राजा, अचानक से आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? क्या आपने कुछ गलत खाया था या बाहर का खाया था? शेरवानी, हमने कुछ भी गलत नहीं खाया, हमारे हाथों का बना हुआ घर का खाना खाया था और फिर पानी पीकर सोने चले गए थे। विग्रह, खाना आपने ही बनाया था या किट्टू ने बनाया था? शेरवानी, हमने ही बनाया था। विग्रह, अच्छा तो आपने खाना खुद से लिया था या किट्टू ने लाकर दिया? शेरवानी, हम तो हॉल में बैठे थे, तब उसने कहा कि दीदी आपके लिए खाना ले आऊं, तो हमने भी कहा ले आओ, तो बस वो हमारे लिए प्लेट रेडी करके ले आई, हमने खा लिया, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखी, फिर कुछ नोट्स रीड किया और पानी पीकर हम सोने चले गए और अचानक से पेट दर्द शुरू हो गया। विग्रह, अच्छा एक बात बताइए, घर में चूहे मारने की दवाई है क्या? शेरवानी, नहीं तो हम तो नहीं लाए और हमने घर में बहुत ढूंढा, मासा ने ऐसा कोई भी सामान नहीं रखवाया है यहाँ, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? विग्रह उसका गाल खींचते हुए बोला, बस हमें आधी रात को पंचायती करने की इच्छा हो रही थी इसलिए। चलिए अब सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी निकलना है। फायर। ये सुनते ही शेरवानी खुश हो गई, अपने ससुराल जो जा रही थी, वो सबसे मिलेगी, सबके साथ दीपावली मनाएगी, कितना मजा आएगा ये सोचकर वो खुश हो रही थी। इसी खुशी में उसे नींद आ गई। वो तो सो गई लेकिन विग्रह का दिमाग खसक गया, अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह कांड उसे किट्टू ने ही किया है। विग्रह का मन करता कि अभी के अभी उस लड़की घर से जाकर उसकी बैंड बजाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक लड़की है, एक दो थप्पड़ तो मार ही देगा वो उसके गाल पर, क्योंकि उसने उसकी जान से ज्यादा प्यारी राजा के साथ गलत किया है। लेकिन फिलहाल के लिए विग्रह को रुकना होगा, उसे बहुत बड़ी प्लानिंग करके उस किट्टू को पकड़ना होगा, क्योंकि अभी उसके पास पक्का सबूत नहीं था। विग्रह बेड पर लेटा हुआ छत को देखते हुए गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी है और इसके लिए तगड़ा प्लान बनाऊंगा, इंतजार करो, हफ्ते भर बाद वापस आ रहा हूँ मुंबई। फायर। इतना कहकर विग्रह ने शेरवानी को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और सोने चला गया। अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास चारों एक साथ निकल गए और 11 बजे तक अपने असली शहर पहुंच गए, जहां आने का विग्रह का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शुभम और तान्या राठौड़ महल चले गए। विग्रह और शेरवानी जैसे ही सूर्यवंशी सदन की चौखट पर पहुंचे तो पूरा परिवार, यहाँ तक कि प्रयागराज जी और दादी साहब भी उन दोनों के स्वागत के लिए वहां खड़े थे। प्रार्थना जी अपने बेटे बहू को देखकर भावुक हो गई और उन दोनों को एक साथ अपने गले से लगा लिया। विग्रह अपनी मां की ऐसी हालत देखकर खुद भी भावुक हो गया, लेकिन स्वयं को संभाला और अपनी मां के चेहरे को थामकर प्यार से, बस कीजिए मासा,
आप इस तरह करेंगे तो हम कैसे हिम्मत रखेंगे, वैसे भी सब ठीक है, हम खुश हैं मुंबई में। विग्रह के ये शब्द सुनते प्रयागराज जी के सीने में दर्द हुआ कि उनका बेटा उनसे दूर मुंबई में खुश है। वही दादी सा तो तड़प रही थी उसके लिए, उससे बात करने के लिए, उसके प्यार को वापस पाने के लिए, लेकिन विग्रह उनके सामने भी नहीं देख रहा था। विग्रह सबसे मिला लेकिन दादी सा के सामने नहीं आया। अंत में वो अपने पिताजी के सामने आया, उनके पैर छूने लगा। तभी प्रयागराज जी के हाथ कांपने लगे। जैसे उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, विग्रह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर वो दादी सा के सामने आया और उनके पैर छूकर तुरंत घर के अंदर चला गया। कुछ सुना भी नहीं, दादी सा के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। विग्रह का ऐसा व्यवहार देखकर दादी को बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्हें पता था कि गलती उनकी है तो अब उन्हें ये सब झेलना ही होगा। इन 2 दिनों में उन्होंने विग्रह से बात करने की बहुत कोशिश की। जब भी उनके सामने गई तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता। कुल मिलाकर उसने अपनी दादी से एक बार भी बात नहीं की। प्रयागराज जी तो वैसे भी अपने आप से पीड़ित थे, उनकी पत्नी ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, बेटा वैसे ही उनसे दूर हो गया था। हालांकि बेटे ने और उनके बीच में कुछ तो था जो सबसे छुपा हुआ था, जो सबके सामने अभी नहीं आ रहा था, जो केवल विग्रह और प्रयागराज की ही जानते थे। दीपावली के शुभ अवसर पर लक्ष्मी पूजन अच्छे से हुआ। पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर पूजन किया, दीपोत्सव किया, पटाखे जलाए। अगले दिन विग्रह शर्वाणी को लेकर अपने ससुराल चला गया। आज शाम के समय ही शर्वाणी अपने माता पिता, भाई और दादाजी के साथ बुआ के गांव जाने वाली थी विवाह के लिए। इसलिए विग्रह उसे छोड़ने और अपने सास ससुर से मिलने के लिए ससुराल पहुंच गया था। इस समय दादाजी और ससुर जमाई में बातचीत चल रही थी, हंसी ठहाके लगा रहे थे। शौर्य भी बराबरी से एंजॉय कर रहा था उन सबके साथ बैठकर। शर्वाणी ऊपर अपने कमरे में थी और उसकी माँ उसके बैग को अच्छे से पैक कर रही थी। बेटी उसे कुछ कमजोर दिखाए इसलिए वह बोली, क्या हुआ है, इतनी कमजोरी कैसे दिख रही है? शर्वाणी, अचानक से पेट दुखने आ गया था इसलिए कमजोरी आ गई, पता नहीं क्या हुआ था, शायद खाने में कोई गड़बड़ हो गई थी। दीपिका जी, अच्छा आप शादी में जा रहे हैं तो वहां पर ऐसा वैसा मत खा लेना, थोड़ी जुबान पर कंट्रोल रखना, ठीक है? शर्वाणी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी शादी फंक्शन में क्यों जाते हैं, खाने पीने के लिए ही खाएंगे पिएंगे, नहीं तो शादी का मजा क्या। और प्लीज आप रोक टोक मत करना वहां पर, जब तक आपके जमाई राजा वहां पहुंचेंगे उससे पहले हम अच्छे से खा पी कर फुल होना चाहते हैं, और जब वो आएंगे तो वैसे ही हमारे ऊपर नजर रखेंगे, हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। स्मर्क। दीपिका जी मुस्कुराते हुए बोली, है अच्छी बात है। गांव जाने की तैयारी शुरू हो गई थी, वहीं गांव में विकास शर्वाणी की राह ताक रहा था। दीपिका जी, अच्छा आप शादी में जा रहे हैं तो वहां पर ऐसा वैसा मत खा लेना, थोड़ी जुबान पर कंट्रोल रखना, ठीक है? शर्वाणी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी शादी फंक्शन में क्यों जाते हैं, खाने पीने के लिए ही खाएंगे पिएंगे, नहीं तो शादी का मजा क्या। और प्लीज आप रोक टोक मत करना वहां पर, जब तक आपके जमाई राजा वहां पहुंचेंगे उससे पहले हम अच्छे से खा पी कर फुल होना चाहते हैं, और जब वह आएंगे तो वैसे ही हमारे ऊपर नजर रखेंगे, हम कुछ खा ही नहीं पाएंगे। स्मर्क। दीपिका जी मुस्कुराते हुए बोली, है अच्छी बात है। गांव जाने की तैयारी शुरू हो गई थी, वहीं गांव में विकास शर्वाणी की राह ताक रहा था। शर्वाणी अपनी मां से बातें कर रही थी, तभी रूम के दरवाजे पर आकर विग्रह खड़ा हुआ और बोला, 1 मिनट आना जरा। फायर, इतना कहकर वो वहां से चला गया। दीपिका जी बैग पैक करते हुए बोली, जाओ बुलाया है न उन्होंने। शर्वाणी आलस करते हुए उठी और रूम से बाहर निकल गई। फर्स्ट फ्लोर की एक बालकनी में खड़ा विग्रह आसपास का दृश्य देख रहा था और अपनी दाढ़ी मसलते हुए बोला, ससुराल आना का एक नुकसान है, सिगरेट पीने पर रोक लग जाती है, अब घर जाकर ही पिएंगे। फायर। शर्वाणी विग्रह के बगल में आकर खड़ी हो गई और रेलिंग पर हाथ रखकर बोली, दीजिए भाषण। विग्रह ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, वो तो दूंगा ही, पहले ये बताओ इतनी सुस्त क्यों लग रही हो, आलसी बनती जा रही हो, कहो तो होश उड़ाए आपके। फायर। विग्रह द्वारा लगाई चपत के बाद अपने सिर पर हाथ फेरते हुए वो बोली, समझ रही हूँ आपकी द्वितीय बात को, लेकिन हमें नींद आ रही है बहुत ज्यादा, आप ही बताइए क्या करूँ। ये सुनते ही विग्रह को चिंता हुई, क्योंकि शेरवानी की जो दवाइयाँ चल रही हैं उसे वजह से उसे नींद आ रही है, और नींद भी बहुत गहरी आ रही थी। ऐसे में वो विवाह समारोह में जा रही जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, और यह कहीं सो गई और उसके साथ कुछ गलत हो गया तो विग्रह क्या करेगा। उसे तो चिंता होने लगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि परिवार के सब लोग अच्छे हों, आजकल गलत कार्य की शुरुआत परिवार से ही होने लगी है। विग्रह उसके नादान चेहरे को देखते हुए बोला, राजा। शर्वाणी रेलिंग से टिककर बोली, हम। विग्रह ने गहरी सांस ली और उसके हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, सुनो हम 2 दिन बाद तो आ ही जाएंगे, लेकिन तब तक प्लीज अपना ध्यान रखना, अपनी मम्मी के पास ही रहना, कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप कुंवारी भी नहीं हो कि आपको कोई डांस करने के लिए कह देगा, ठीक है? और कोई शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी होकर अपनी मम्मी का हाथ पकड़ कर चलती है, ये तो गर्व की बात है, ठीक है? मम्मी से 1 मिनट भी दूर
मत रहना, रात को उनके पास ही सोना और अपना जो ये मोबाइल है इसे 24 घंटे चालू रखना। मोबाइल डाटा बंद करने की जरूरत नहीं है और साइलेंट पर तो बिल्कुल मत करना वरना वहां कर दो, गाल पर दूंगा ना, तब पता चलेगा। फाया शर्वानी, अरे हाँ हाँ सब पता है हमें, शादी ब्याह में ये सब ध्यान रखना ही पड़ता है। जब हम कुंवारे थे तब भी मम्मी हमें अपने पास लेकर ही सोती थी, वरना आदमी जाट का भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ते तो बड़ी को तो क्या ही छोड़ेंगे, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। और आप क्यों 2 दिन बाद आ रहे हैं, पहले ही आ जाए ना, हमारे साथ चलिए। विग्रह उसके चेहरे पर आते बालों को सहलाते हुए बोला, राजा आप जानती हो ना हम जमाए हैं, जमाए किसी भी विवाह समारोह में इतनी जल्दी नहीं आया करते, और हम पहुंच गए ना तो सब लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर सबको जमाई की आवभगत में लगना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम एन मौके पर आएंगे, फिर आपको लेकर सीधा मुंबई चले जाएंगे। फाया शर्वानी, अब मुंबई क्यों जाना है? आपने देखा नहीं बाबा साहब कितने परेशान हैं, आपको देखकर उनकी आंखों में आपको तड़प नहीं दिखती, और ही बता दे सकी तो वह भी बहुत पछतावा कर रही है। पिछले 2 दिनों से आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप हैं कि उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, इतनी भी नाराजगी सही नहीं है। विग्रह के उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, राजा जब हम आपसे परामर्श मांगे तभी दिया करो, अभी हमने आपसे कोई परामर्श मांगा था? नहीं मांगा, फिर आपको ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। आप बस अपनी हेल्थ और पति पर ध्यान दीजिए, बाकी सब संभालने के लिए हम बैठे हैं। फाया ये सुनते ही शर्वानी ने उसका हाथ हटाया और वहां से जाने लगी, तभी विग्रह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे नाराज क्यों हो रही हो यार? फाया शर्वानी अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तो क्या करूं, आप सीधा हमारे मुंह पर हमारा अपमान कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब यही था कि हम आपके परिवार के बीच में बोले ही ना? हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, दिखता है हमें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं ना कि हम कुछ ना बोले, तो हम नहीं बोलेंगे। अब जाने दीजिए, हमें हमारे कुछ सामान पैक करने हैं। विग्रह ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और एक नज़र इधर उधर देखने के बाद शर्वानी के गले की स्किन चूमते हुए बोला, अच्छा सॉरी, अब जा रही हो तो खुश होकर जाओ, ऐसे नाराज होकर नहीं। आई लव यू। फाया शर्वानी, हम विग्रह ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी झुकी हुई पलकों को चूमते हुए बोला, ओ हे राजा, ये हम क्या लगा रखा है? कुछ बोलो न, सुनकर आज की रात तो निकल जाएगी। फाया शर्वानी ने उसकी थोड़ी पर अपनी उंगली रखी और बोली, शेविंग कर लेना, बियर्ड बहुत ग्रो कर गई है, कुछ ही दिनों में बाबा जी दिखने लगोगे। विग्रह उसकी ललाट चूमते हुए बोला, करने ही वाला था लेकिन टाइम ही नहीं मिला, और आज शनिवार भी है तो अब कल ही करूंगा। फाया शर्वानी ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोली, अपना ध्यान रखना, और हाँ प्लीज आज आपके और आपके मित्रों की महफिल जमेगी, हम जानते हैं, तो प्लीज ड्राइवर साथ में लेकर जाना या फिर सब दोस्तों को घर ही बुला लेना। विग्रह उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से बोला, अब जानती तो हो कि हम इतनी ड्रिंक करते ही नहीं है कि हमारे पैर लड़खड़ा जाए, और दूसरी बात वैसे भी भले ही हम एक पैक पिए, एक घूंट एक बोतल, हम ड्राइविंग करते नहीं उसके बाद, क्योंकि हमें हमारे दोस्त शुभम को संभालना पड़ता है। फाया शर्वानी ने उसे कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके उसकी महक लेते हुए बोली, कहाँ ये पारिवारिक समारोह बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है जाने की, बस आपके कहने पर जा रहे हैं, अब जल्दी आ जाना, ठीक है? विग्रह ने उसके सिर को चूमा और फिर वो दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद घर के बाहर लॉन में पूरा पुरोहित परिवार गांव जाने के लिए तैयार था। विग्रह ने अपनी बड़ी 7 सीटर कार मंगवा ली थी ताकि वे सब लोग आराम से जा सके। विग्रह ने दादाजी को कार में बिठाया और फिर अपने सास ससुर के पैर छूकर बोला, पापा मम्मी, अब आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्या है न कि शर्वानी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है, तो इसकी दवाइयाँ चल रही, तो उन दवाइयाँ के असर से इसे गेल आता है, होश में नहीं रहती है, बहुत गहरी नींद में पहुंच जाती है, तो आप ध्यान रखना इसका, खास करके मम्मी, आप अपने पास ही रखना इसे। ठीक है, हम 2 दिन बाद आ जाएंगे। फाया विक्रम जी उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोले, आप निश्चिंत रहिए बेटा, और दूसरी बात, पुरानी बातों को भूलकर आप गांव पहुंच जाना, हम आपका इंतजार करेंगे। हमारे बहनोई जी का भी बार बार कॉल आया है केवल आपके लिए, और उन्होंने आपसे भी बात की है, तो उम्मीद है कि आप पहुंच जाएंगे। स्माइल। विग्रह, हम आएंगे पापा, आप चिंता मत कीजिए, नाराजगी एक तरफ होती है और रिश्तेदारी और समाज में बंधन निभाना दूसरी बात है। फाया विक्रम जी और दीपिका जी मुस्कुराते हुए कार में बैठ गए। शर्वानी ने एक नज़र अपने पति देखा तो वो तड़प और तलब से उसे ही देख रहा था। शर्वानी मुस्काते हुए कार में बैठ गई और वे लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही विग्रह गहरी सांस लेते हुए बोला, एक नंबर की निर्मोही लड़की है, एक किस नहीं दे सकती थी हमें, अब इनकी कसर भी पीकर ही उतारनी पड़ेगी। फाया विग्रह अपनी ओपन जीप में बैठा और वहां से चला गया। रात के 10 बजे के आसपास शहर के प्राचीन किले की छत पर महफिल जम गई थी। शुभम अपने बाकी मित्रों के साथ ड्रिंक कर रहा था और विग्रह ने अभी एक ग्लास भी खाली नहीं किया था।
वो अपने एक हाथ में ग्लास लिए और दूसरे हाथ से शेरवानी को बार बार मैसेज किया जा रहा था। ये देखकर शुभम अपना शहर पढ़ते हुए बोला, मित्रों के बीच भी राजे को अपनी पत्नी याद रहती है। अरे हम सब भी अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं और उनसे पूछ कर ही आए हैं। कुछ देर के लिए आप अपनी पत्नी को भूलकर आ जाइए और मित्रों पर ध्यान दे दीजिए। विग्रह एक मैसेज टाइप करते हुए बोला, तुम सबकी पत्नी तरह हमारी पत्नी हमारा घर पर इंतजार नहीं कर रही है, वो गांव गई हुई है तो हमें तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब चुपचाप पीने पर ध्यान लगाओ। फायर। विग्रह एक तरफ आया और बोला, ये लड़की समझती ही नहीं है, बाद में हम इससे बात नहीं कर पाएंगे। कॉल ही अटेंड नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ बैठी है। गुस्सा तो इतना आ रहा कि वहां पहुंचकर फायर। विग्रह ने एक मैसेज लिखा और बाद में अपना फोन जेब में रखकर अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। वही देर रात 10:30-11 बजे के आसपास जाकर शिरवानी फ्री हुई, वरना इतनी देर से महिलाओं ने उसे घेरा हुआ था। वो ऊपर छत पर आई और सीधा विग्रह को कॉल लगा दिया, लेकिन कॉल काट दिया गया। ये देखकर शिरवानी ने मुंह बनाया और विग्रह ने दोबारा कॉल काट दिया। शिरवानी को गुस्सा आ गया और वो वापस नीचे चली गई। इस समय वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस बात से अनजान की पिलर के पास खड़ा विकास उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ये मुझे हमेशा से पसंद थी क्योंकि यह कितनी सुंदर है, लेकिन अब तो देखो इसकी सुंदरता ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कितनी मस्त लग रही है, शरीर भी कितना भरा भरा हो गया है। शादी के बाद अच्छा खासा शरीर बना लिया है। मैडम ने बहुत बड़ी जगह हाथ मार दिया। उस राजपूती लड़के ने कोई बात नहीं, पहली पसंद तो यही मेरी ही है। अब जाकर हाथ लगी है तो कुछ तो अपना फायदा करूंगा ही। रात 10:30-11 बजे के आसपास जाकर शिरवानी फ्री हुई, वरना इतनी देर से महिलाओं ने उसे घेरा हुआ था। वो ऊपर छत पर आई और सीधा विग्रह को कॉल लगा दिया, लेकिन कॉल काट दिया गया। ये देखकर शिरवानी ने मुंह बनाया और विग्रह ने दोबारा कॉल काट दिया। शिरवानी को गुस्सा आ गया और वो वापस नीचे चली गई। इस समय वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। इस बात से अनजान की पिलर के पास खड़ा विकास उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ये मुझे हमेशा से पसंद थी क्योंकि यह कितनी सुंदर है, लेकिन अब तो देखो इसकी सुंदरता ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कितनी मस्त लग रही है, शरीर भी कितना भरा भरा हो गया है। शादी के बाद अच्छा खासा शरीर बना लिया है। मैडम ने बहुत बड़ी जगह हाथ मार दिया। उस राजपूती लड़के ने कोई बात नहीं, पहली पसंद तो यही मेरी ही है। अब जाकर हाथ लगी है तो कुछ तो अपना फायदा करूंगा ही। शिरवानी नीचे आए तभी उसने गौर किया कि कुछ लोग उसे हीन भाव से घूरे जा रहे थे, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। शिरवानी ने अपना पल्लू लगा लिया, ये सोचकर कि शायद महिलाएं उसकी बातें बना रही होगी कि विवाहित होकर भी सिर पर पल्लू नहीं लगा रही है, इसलिए उसने अपने सिर पर पल्लू लगाया और वहां से जाने लगे। तभी समूह बनाकर बैठी महिलाओं में से एक महिला बोली, कितनी बेशर्म लड़की है ये, अपने परिवार का नाक कटवा दिया इसने। बोलो लव मैरिज की है मैडम ने, वो भी कहाँ। ये सुनते ही शिरवानी के कदम वहीं ठहर गए। दूसरी महिला हंसते हुए बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि लड़कियां इतना बड़ा कांड करके भी पारिवारिक समारोह में शामिल होने क्यों आ जाती हैं। जब इन्हें पता है कि इनकी बेइज्जती होगी, इन्हें सुनाया जाएगा। देखो कैसे चली है, मुंह उठाकर जैसे कोई महान काम करके आई हो। अरे कोई महान काम नहीं किया, इसने कांड किया है। कांड? इससे भी बड़ा कांड तो इसके पति ने किया है। हमारे रिश्तेदार में से किसी महिला ने बताया था मुझे कि लड़के ने इससे जबरदस्ती शादी की, पहले मंदिर में, उसके बाद घर पर इसका हाथ मांगने आया। इसके माँ बाप ने मना किया तो लड़के ने दादागिरी दिखाई, अपने परिवार का ध्वंस जमाया, डराया धमकाया। तब जाकर इसके माता पिता माने। बेचारे माँ बाप को कितना दुखी होना पड़ता है जब घर में ऐसी बेटी जन्म लेती है। ये सब सुनकर शिरवानी की आंखें भर आई। वो उन महिलाओं को बहुत कुछ कहना चाहती थी, उनका मुंह बंद करना चाहती थी, लेकिन अब वो केवल अपने माता पिता की बेटी ही नहीं है बल्कि सूर्यवंशी परिवार की बहू है। उस परिवार की इज्जत है। ऐसे में वो इस प्रकार बड़ों का अपमान करके, लड़ाई झगड़ा करके अपने ससुराल और मायके का अपमान नहीं करवा सकती। और वैसे भी यही लोग होते कौन हैं जिन्हें सफाई दी जाए। समाज में लोगों का काम में यही होता है कि दूसरों के दुख में मजे करना, उनका मजाक उड़ाना। शिरवानी ने गहरी सांस ली और वहां से जाने लगी। तभी विकास के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वो हैरानी से बोली, आप कौन है भैया। शिरवानी के मुंह से खुद के लिए भैया शब्द सुनकर विकास को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बोला, मैं तुम्हारा भैया कब से हो गया, भूल गई तय मैं कौन हूँ। सलोनी के चाचा का लड़का विकास, हम साथ में खेलते थे, याद करो। शिरवानी सोचते हुए बोली, माफ कीजिएगा लेकिन हमें याद नहीं। इतना इतना कहकर वो दुखी होकर वहां से जाने लगी। तभी विकास बोला, तुम इस तरह से क्यों जा रही हो इतना दुखी होकर। अरे तुमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है जो इस तरह से मुंह छुपा कर जा रही हो। उन महिलाओं ने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, तुम्हें उन्हें जवाब देना चाहिए। शिरवानी, माफ कीजिएगा लेकिन मैं उनके मुंह नहीं लग सकती। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इनसे कुछ कहकर अपना दिमाग खराब करके मैं पूरी तरह से बीमार नहीं होना चाहती, वरना हमारे पति हमें डांटेंगे। विकास, कोई बात नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं बोल देता हूँ। शिरवानी कुछ कहती इससे पहले विकास उन महिलाओं के पास आया और बोला,
माफ कीजिएगा आंटी, आपको यहाँ पर विवाह में शामिल होने के लिए बुलाया गया, ना कि हमारे परिवार के सदस्यों का अपमान करने के लिए। और वो उनकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है, आपको निर्णय देने का कोई हक नहीं बनता है। उसने लव मैरिज की है, भाग कर शादी की है या जबरदस्ती शादी की है, उसकी अपनी पसंद है। आप उसके माँ बाप नहीं है। जो आपको इतना बुरा लग रहा है, शांति से विवाह समारोह को एंजॉय कीजिए, खाना खाइए और घर जाइए, ठीक है। विकास की बात सुनकर वे महिलाएं मुंह बनाने लगी। वहीं विकास खुद पर गर्व महसूस करने लगा कि अब शर्वानी उससे खुश हो जाएगी, इसलिए वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। वहां पर शर्वानी नहीं थी, वो तो जा चुकी थी। ये देखकर विकास गुस्से से बोला, अरे यार, सारी मेहनत पानी में गई, जिसके लिए ये सब किया वो ही चली गई। हट यार, कैसे पटाऊं इस लड़की को। विकास यही सब सोचते हुए आगे बढ़ गया। वहीं शर्वानी चारों तरफ अपनी माँ को ढूंढने लगी, बेचैन और परेशान होने लगी। तभी उसके एक कमरे में उसकी माँ दिखी, जो बुआ जी, सलोनी और कई महिलाओं के साथ बैठी बातें कर रही थी। दीपिका जी को देखते ही शर्वानी भावुक होकर बोली, मम्मी हमारे साथ आओ ना, बात करनी है। सबने शर्वानी की तरफ देखा तो वो अजीब सा महसूस करने लगी। खास करके सलोनी और कुछ महिलाएं उसे घूर रही थी। तभी दीपिका जी प्यार से बोली, आओ बेटा यहाँ आओ, सब मिलकर बातें करेंगे। शर्वानी, नहीं मम्मी, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे नींद आ रही है, आप चलो साथ में। ये सुनते ही बुआ जी की भाभी मुंह बनाते हुए बोली, अरे छोरी, अब इतना भी क्या घमंड आ गया है थारे को अंदर। हम जानते हैं तुम ऊंचे अमीर खानदान की बहू बन गई हो, लेकिन हम भी कोई कम नहीं है, बहुत ऊंचे हैं। तुम बैठ सकती हो हमारे साथ। हाँ, ये बात अलग है कि तुमने उस लड़के के साथ मिलकर कांड किए हैं और अब सबसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुनते ही शर्वानी ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वह अपने बारे में कुछ भी सुन सकती थी, लेकिन अपने राज सर के बारे में नहीं, इसलिए वो गुस्से से बोली, ये बार बार आपने क्या लड़का लड़का लगा के रखा है। उनका अपना नाम है, उनकी अपनी पहचान है, हम सबसे ऊपर उठकर हैं। वे मिस्टर विग्रह राज सूर्यवंशी नाम है उनका। जितना दमदार नाम उतना दमदार उनका व्यक्तित्व भी है। उनके बारे में कुछ भी कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। और हम क्यों आपके पास बैठने में शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने बस अपनी पसंद के लड़के से विवाह किया है, जो ईश्वर की नज़रों में भी सही होता है। और ईश्वर से बड़े आप नहीं है, इसलिए हमें किसी को भी सफाई नहीं देनी है। और मम्मी, आप आ रही हैं या हम जाए। इतना कहकर शर्वानी गुस्से से वहां से चली गई। उसका ये रूप देखकर बुआ जी को और उसकी भाभी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन दीपिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो उस औरत का मुंह बंद करने ही वाली थी। लेकिन उससे पहले उनकी बेटी बोल गई। शर्वानी के ऊपर विग्रह का असर दिख रहा था और यह बात बहुत अच्छी थी। दीपिका जी वहां से जाने लगी, तभी बुआ जी बोले, अरे भाभी, आप क्यों जा रही हैं, आप तो बैठो। दीपिका जी, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर हमारी बेटी का अपमान हो रहा है तो हम यहाँ बैठकर क्या फालतूगिरी करने आए हैं। पहले अपनी भाभी से कहिए कि हमारी बेटी का और हमारे जमाई सा का सम्मान करना सीखे, उसके बाद ये लायक बनेगी हम में से किसी के पास बैठने के भी। इतना कहकर दीपिका जी भी अपनी बेटी के पीछे पीछे चली गई। उसे घर के अंदर ही उन्हें कमरा मिला था, जिसमें दीपिका जी, शौर्य और शर्वानी तीनों एक साथ रहने वाले थे। शौर्य इस समय वहां पर नहीं था और शर्वानी बेड पर उल्टी लेटी हुई सिसक रही थी। दीपिका जी कमरे में आए, उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और बोली, अरे हमारी बच्ची अभी इतनी हिम्मत दिखाकर आई हो और अब रो रही हो। शर्वानी सीधी लेट गई और रोते हुए बोली, रोए ना तो क्या करें मम्मी, जब से यहाँ पर आए तब से लोग हमें ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया या फिर कोई कांड कर दिया है। अरे क्या कर दिया, कुछ भी तो नहीं किया हमने। लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, हमने की है और हमारे बच्चों से भी करवाएंगे। पता नहीं लोग कैसी नजरों से हमें देखते हैं। बुआ जी की भाभी कितना बुरा बोल रही थी हमारे बारे में। चलो हमारे बारे में बोलते तो हम सुन भी लेते, लेकिन उनके बारे में क्यों बोलते हैं। दीपिका जी उसके पास आकर बैठ गई और शर्वानी ने उनकी गोद में सर रखा और दीपिका जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, देखो बेटा, हम मानते हैं कि जो आपने किया वो गलत नहीं था। अपने प्रेम से विवाह करना गलत नहीं होता, लेकिन समाज को समझने में और सुधारने में बहुत समय लगेगा। बेटा, हर किसी की सोच आधुनिक नहीं होती है। आजकल लोग रूढ़िवादी भी हैं और जितने मुंह उतनी बातें। बेटा ध्यान मत दो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर जाना ही है यहाँ से। शर्वानी चिढ़ते हुए बोली, पहली बात तो ये कि हमें यहाँ आना ही नहीं था। आपके जमाई ने हमें जबरदस्ती भेजा है, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर ये फालतू के लोग फालतू की बातें करेंगे ही और हमारा दिमाग खराब होगा। आप कहती हैं कि जितने लोग उतनी बातें, लेकिन हमारे पास सुनने के लिए तो दो ही कान हैं और दो कान कितना सुनेंगे। सच में ये तकलीफें इसी साइड में ही है। वहाँ ससुराल में हम इतने फंक्शन में जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, वहाँ पर उल्टा सब लोग इतना लाड दुलार देते हैं जैसे कि हमने कितना महान काम किया हो। मान गए हम। वहाँ के लोगों की सोच बहुत आधुनिक है और यहाँ के लोग एक नंबर के घटिया लोग हैं। दीपिका जी मुस्कुराने लगी, हालांकि मन ही मन उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी बेटी को कितना सब कुछ सुनना पड़ता है। ऐसा तो कोई उसने पाप नहीं किया, लेकिन अब इस समाज का और लोगों का क्या ही कर सकते हैं। कुछ देर बाद शर्वानी को नींद आ गई और दीपिका जी उसके पास सो गई। तभी शौर्य भी वहां आ गया और शर्वानी को देखते हुए बोला, ये मोटी इतनी जल्दी कैसे सो गई।
दीपिका ऐसे मत बोलो, अब ये कुंवारी नहीं है, आपकी बहन होने के साथ साथ अब ये एक पत्नी भी है। दीदी बुलाना शुरू कर दो। जमाईसा के सामने भी इसे शर्वानी शर्वानी कहकर पुकारते हो अच्छा नहीं लगता। शौर्य उनके पास आकर बैठ गया और अपनी माँ का गाल खींचते हुए बोला, अरे मम्मी, ये शर्वानी जब मम्मी भी बन जाएगी तब भी हमारे लिए ये वही मोटी लड़की ही रहेगी। 2 साल ही तो बड़ी है हमसे। और रही बात जीजा सा की, तो वे खुद कहते हैं कि उनकी शादी एक बच्ची से हुई है जिन्हें वे राजा कहकर पुकारते हैं। ग्रिन। दीपिका जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी के चेहरे को देखकर बोली, सुबह से जमाई सा से बात नहीं हुई है तो उदास है आज ये, ऊपर से कुछ महिलाओं ने सुना दिया वो अलग। शौर्य, जीजा सा आज बात नहीं करेंगे, वे अपने मित्रों के साथ होंगे, आप समझ रही होंगी। दीपिका जी, ओह हाँ। शौर्य, वैसे कौन सी महिलाएं थी, जरा नाम बताना, अभी जाकर उनकी ऐसी की तैसी करता हूँ। दीपिका जी कठोरता से बोला, नहीं हमें कोई तमाशा नहीं करना है, आप चुपचाप पुरुषों में ध्यान दो बस। अब चलो सो जाते हैं, उससे पहले रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दो, किसी का भरोसा नहीं कर सकते हम। कुछ देर बाद वे सोने चले गए। देर रात 1 बजे के आसपास शर्वानी की आंख खुली और सबसे पहले विग्रह की याद आई। उसके तकिए से नीचे से अपना फोन निकाला, इस उम्मीद में कि विग्रह का कॉल या मैसेज आया होगा, लेकिन बहुत पहले का एक मैसेज था कि अब हम कल ही बात करेंगे, सो जाओ। ये देखकर शर्वानी को गुस्सा आ गया क्योंकि विग्रह ने इसके अलावा कोई मैसेज नहीं भेजा था और शर्वानी उसके लिए तड़प रही थी। उसने गुस्से में आकर अपना मोबाइल फेंकना चाहा लेकिन रुक गई और सोने चली गई। अगले दिन सुबह 6 बजे ही उठ गई और नहा धोकर सभी के लिए चाय बनाने लगी। रह रहकर अपना फोन देखती लेकिन विग्रह का कोई कॉल नहीं आया। उसकी परेशानी देखकर उसके बगल खड़ी दीपिका जी बोली, अरे अभी 6:30 ही बजे हैं, अभी तो सो रही होंगी, जमाई सा उन्हें परेशान मत करो। शर्वानी मुंह बनाते हुए बोली, वो 5 बजे उठकर जिम जाते हैं, उन्हें आदत है जल्दी उठने की, तो आज क्या हुआ, हमें अब बहुत गुस्सा आ रहा है। दीपिका जी ने गहरी सांस ली और रसोई से बाहर निकल गई। शर्वानी चिंतित होकर बोली, कहीं ड्रिंक करने के बाद ड्राइविंग तो नहीं कर ली? नहीं, वे मेच्योर है, आज तक कभी भी ड्रिंकिंग के बाद ड्राइविंग नहीं की है उन्होंने, तो अभी तक हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? हे भगवान, रक्षा करना उनकी। शर्वानी परेशान हुए जा रही थी। अब तक उसने विग्रह को न जाने कितने कॉल्स और मैसेज कर दिए थे। सुबह के 10 बजने आए लेकिन विग्रह का कॉल नहीं आया और अब शर्वानी की घबराहट बढ़ने लगी। वो तुरंत छत पर गई और उसने सीधा वैशाली को कॉल लगाकर पूछा तो वो बोली कि वो अभी अपने मायके आई हुई है, तो विवेक राज को कॉल लगाओ, वो घर पर ही होंगे, क्योंकि प्रार्थना जी तो इस समय मंदिर जाती हैं। शर्वानी ने तुरंत विवेक राज को कॉल लगा दिया। विवेक इस समय नाश्ता कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। बच्ची नाम से सेव शर्वानी का कॉल उठाया और बोला, हाँ बच्ची। शर्वानी, भाई सा प्रणाम। विवेक, खुश रहो, लेकिन इतनी घबराई हुई क्यों हो? शर्वानी ने उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर विवेक अपना सिर पीट कर बोला, छोटे तो घर पर ही है, अभी सो रहे हैं। शर्वानी, इतनी देर तक कैसे? विवेक ने मन में कहा, शायद नशा ज्यादा चढ़ गया होगा। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, कल काम ज्यादा किया था, देर तक तो शायद। रुकिए, हम आपकी बात करवाते हैं उनसे। विवेक जल्दी से 3rd फ्लोर पर आया और विग्रह के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, छोटे छोटे उठिए, शर्वानी का कॉल आया है। बेड पर गहरी नींद में सो रहे विग्रह के कानों में जब शर्वानी नाम गूंजा तो उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। तभी विवेक जोर से बोला, शर्वानी का कॉल आया है छोटे। ये सुनते ही विग्रह दंग रह गया और जब उसने घड़ी में समय देखा तो तुरंत बेड से कूदकर रूम का दरवाजा खोला। विवेक जल्दी से 3rd फ्लोर पर आया और विग्रह के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, छोटे छोटे उठिए, शर्वानी का कॉल आया है। बेड पर गहरी नींद में सो रहे विग्रह के कानों में जब शर्वानी नाम गूंजा तो उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। तभी विवेक जोर से बोला, शर्वानी का कॉल आया है छोटे। ये सुनते ही विग्रह दंग रह गया और जब उसने घड़ी में समय देखा तो तुरंत बेड से कूदकर रूम का दरवाजा खोला। सामने खड़े विवेक ने जब विग्रह को ऊपर से नीचे तक देखा तो कॉल म्यूट करके बोला, कल ज्यादा हो गया था क्या? विग्रह अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, हाँ भाई सा, लेकिन आपने शर्वानी का नाम लिया था, सब ठीक तो है? फायर। विवेक उसकी तरफ अपना फोन बढ़ाते हुए बोला, उसी का कॉल आया है, बात करो, हम नीचे बैठे हैं। ये सुनते ही विग्रह ने गहरी सांस ली और बोला, आप कॉल काट दो, हम अपने फोन से उसे करते हैं कॉल। फायर। विवेक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही विग्रह ने रूम का दरवाजा बंद किया और तुरंत शर्वानी को कॉल लगा दिया। 2 रिंग में ही शर्वानी ने कॉल अटेंड किया और चिंतित होकर बोली, आप ठीक तो हो ना? ये प्यारी सी आवाज सुनकर विग्रह के होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और वो सोफे पर बैठते हुए प्यार से बोला, हम एकदम ठीक है राजा, और सॉरी आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाए। फायर। शर्वानी ने गहरी सांस ली और चिढ़ते हुए बोली,
सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाता है क्या? अरे आपको क्या पता कि कल से हम कितना टेंशन ले रहे हैं। पहले यहाँ पहुँचते ही बिजी हो गए, सोचा रात को आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने बस एक छोटा सा मैसेज भेज दिया कि अब कल बात करेंगे, सो जाओ। एक कॉल अटेंड नहीं किया, ना हमारे मैसेज का रिप्लाई किया। आप समझते क्या है खुद को? आपको पता है आपकी चिंता रहती है, फिर भी आपने ऐसी लापरवाही की। विग्रह, इसमें लापरवाही क्या है जब आपको पता है कि जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं तो उसके बाद हम कॉल पर बात नहीं करते हैं। फायर। शिरवानी तनक कर बोली, क्यों नहीं करते आप? बात बताइए, ऐसा क्या हो जाता है आपको जो अपने दोस्तों से मिलने के बाद आप अपनी पत्नी से बात नहीं करते? ये हमने कई बार नोटिस किया है। विग्रह, अरे हमारी जान, जब इंसान नशे में होता है तब वो नशे में होता है। शिरवानी, नशे में होता है तब नशे में होता है, ये क्या कह रहे हैं आप? और सच कहें ना, हमें आपसे बात ही नहीं करनी, हम जा रहे हैं फंक्शन एंजॉय करने। आपको आना हो तो आज शाम तक पहुंच जाना, वरना आपकी मर्जी। और हाँ, हमें कॉल और मैसेज करके परेशान मत करना, क्योंकि अब हमारा मूड खराब हो चुका है। इतना कहकर शिरवानी ने कॉल काट दिया। ये देखकर विग्रह ने गहरी सांस ली और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगी शिरवानी की तस्वीर को चूमते हुए नहाने चला गया। वहीं शिरवानी एक टक अपने मोबाइल को देखे जा रही थी कि विग्रह उसे दोबारा कॉल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने एक मैसेज लिखा, आपको कोई मतलब ही नहीं है हमसे। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो पीले रंग के राजपूती पोशाक पहने सज धज कर हल्दी समारोह में शामिल होने आई। जब विक्रम जी की नजर उस पर पड़ी तो वे मुस्कुरा दिए अपनी प्यारी सी बच्ची को देखकर। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी नजर दुल्हन पर से हटकर उसे पर टिक गई थी। कई लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुस्कुरा रहे थे तो कुछ लोगों को जलन भी हो रही थी, और जलन खास करके बुआ जी, उसकी भाभी और सलोनी को ही हो रहे थे। शिरवानी आगे बढ़ने लगी, तभी कुछ महिलाओं ने उसे रोक लिया और उससे बातें करने लगी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी एक महिला ताना देते हुए बोली, तुम अपने ससुराल में थोड़ी ना आए हो जो ससुराल के अनुसार कपड़े पहन कर आई हो। दूसरी महिला हंसते हुए बोली, अरे ये दिखावा करना चाहती है कि इसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, राजपूती खून है, देखो अपने गहने किस प्रकार दिखा रही हैं सबको। अरे हमें भी पता है कि तुम्हारे पास राजपूती गहने हैं बेटा। ग्रिन। ये सुनते ही शिरवानी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उन्हें इग्नोर करके अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। अब उसका मूड वापस से खराब हो गया था। सब लोग फंक्शन एंजॉय कर रहे थे और वो एक चेयर पर बैठी अपना फोन देख रही थी कि विग्रह का रिप्लाई आया या नहीं। रिप्लाई आया था, लेकिन उसने बस इतना ही लिखा था कि अब इतना प्यार करने के बाद भी आपको ऐसा लगता है तो हम क्या करें राजा। फायर। शिरवानी चिढ़ते हुए बोली, बस इतना ही लिखा है, कुछ और नहीं लिख सकते थे? हमें कॉल नहीं कर सकते थे? जबकि उन्हें पता है कि हमने गुस्से में अगर कॉल कट किया है तो हमें मनाने के लिए कॉल भी नहीं कर रहे हैं। आपको हमसे बात नहीं करनी है ना, तो ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे ही नहीं। अब करो आप हमें दिन भर कॉल, हम अटेंड ही नहीं करेंगे। शिरवानी ने अपने मोबाइल को पर्स में डाल दिया और बेमन से फंक्शन देखने लगी, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि विग्रह आज शाम तक आ जाएगा उसके पास। शाम के 6 बज रहे थे, सलोनी को मेहंदी लग रही थी और शिरवानी हरे रंग की साड़ी पहनी हुई सलोनी के पास बैठी हूँ घर के द्वार को देख रही थी कि अब उसके पति आएंगे। विग्रह का कोई अता पता नहीं था और सुबह से शिरवानी ने अपने मोबाइल को भी नहीं देखा था गुस्से में आकर, इसलिए अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी मम्मी से अपना पर्स लिया और उसमें से अपना मोबाइल निकाल कर देखा तो विग्रह के 4 से 5 मिस कॉल्स थे, इसके अलावा कुछ मैसेज थे। शिरवानी ने जल्दी से मैसेज पढ़ा तो उनमें लिखा हुआ था, ये क्या तरीका होता है कि आप हमारा कॉल अटेंड नहीं कर रही हैं? बात नहीं करनी है तो डिस्टर्ब नहीं करूंगा बार बार। वैसे आज पीले रंग के राजपूती पोशाक में बहुत सुंदर लग रही थी। चलो बाद में बात करेंगे, सामने बाबा सा बैठे हैं। फायर। विग्रह का यह मैसेज पढ़कर पहले तो शिरवानी को गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसे हैरानी हुई कि विग्रह को कैसे पता कि आज सुबह उसने पीले रंग के राजपूती पोशाक पहने थे, क्योंकि वो तो यहाँ पर नहीं आया था। वो यही सब सोच जा रही थी और उसने विग्रह के मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ नहीं करनी हमें आपसे बात, गुड नाइट। शिरवानी के इतना मैसेज करते ही और मैसेज के डिलीवर होते ही तुरंत विग्रह का कॉल आ गया, जिसे देखकर शिरवानी के पूरे शरीर में झुनझुनी लगी। बहुत ही खूबसूरत एहसास हुए उसे, लेकिन अपने पति को नखरे भी तो दिखाने थे, इसलिए उसने पहली बार में कॉल अटेंड नहीं किया। विग्रह ने उसे दोबारा कॉल किया। इस बार जब कॉल कट होने ही वाला था, उसके जस्ट एक पल पहले कॉल अटेंड कर लिया, लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी विग्रह सामने से अपनी कठोर आवाज में बोला, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, बाहर गई हुई हो तो शांति से हमसे बात कर लिया करो, पूरा दिन हुआ है हमें बात किए हुए, अभी भी आपको नाटक सूझ रहे हैं। फायर। विग्रह की कठोर वाणी को सुनकर वो मुंह बनाते हुए बोली, आप कैसे हो, कितने बुरे हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पत्नी आपसे इतनी दूर बैठी और आप अभी भी हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। एक तो खुद हमारा कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, हमें इतनी चिंता हुई, और अब हमें मनाने की जगह हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। विग्रह ने गहरी सांस ली और प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन ये बताइए आप अपनी दवाई टाइम से ले रही है ना? शिरवानी, हाँ ले रही हूँ। विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से बोला।
वैसे इस हरी साड़ी में बहुत हॉट लग रही हो, अगर अभी हमारे पास होती तो कसम से अपनी बाहों में लेकर बेड पर चले जाते। फाया। ये सुनते ही शर्वानी इधर उधर देखने लगी, तभी विग्रह बोला, इधर उधर मत देखो, हमारी जीव की जड़ी। फाया। शर्वानी का दिल धक धक करने लगा, तभी विग्रह बोला, चलो अब टाइम से खाना खाकर सो जाओ, हम चले मीटिंग में, रात को देरी से घर जाएंगे तो आपसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब कल बात करेंगे। फाया। इतना कहकर विग्रह ने कॉल कट कर दिया और शर्वानी का मुंह उतर गया। वो विग्रह से जी भर के बात करना चाहती है, उसे बताना चाहती है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, और वो भी तो विग्रह की वजह से ही रहा है। वो समझती है कि शहर वापस आते ही विग्रह के काम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वो नादान क्या करे, उसका जी नहीं लगता पिया बिना। रात्रि भोजन हो जाने के बाद शर्वानी सोने जा रही थी, तभी दूर बैठे विक्रम जी ने उसे अकेले जाते हुए देखा तो अपनी जगह से उठ गए। वही शर्वानी आगे बढ़ती जा रही थी, तभी विकास उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ, तुम्हें इतनी उदास क्यों हो? शर्वानी, जी ऐसा कुछ नहीं है भैया। उसके मुंह से ये भैया शब्द उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी सोने क्यों जा रही हो, आओ हम सब यंगस्टर मिलकर एंजॉय करते हैं। शर्वानी, मैं अब यंगस्टर नहीं, एक बूढ़ी अम्मा हूँ, मुझे नींद ज्यादा आती है, तो शुभ रात्रि। विकास हंसते हुए बोला, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक? शर्वानी हैरानी से बोली, क्या मैं पहले मजाक करती थी, याद तो नहीं? शर्वानी के इतना कहते ही विक्रम जी की दमदार आवाज आई, ये क्या हो रहा है? ये सुनते ही विकास छेप गया और हड़बड़ाते हुए बोला, कैसे हो आप अंकल जी? विक्रम जी, हम तो ठीक हैं, लेकिन बाहर इतने मेहमान बैठे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ उनके पास। विकास तुरंत वहां से चला गया और विक्रम जी शर्वानी की आंखों में घुलती नींद को देखकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोले, अकेली क्यों आ रही थी बेटू, मना किया था ना? शर्वानी उबासी लेते हुए बोली, मम्मी मिली ही नहीं पापा, और ये नींद कंट्रोल नहीं हो रही, पता नहीं ऐसी कौन सी दवाएं चल रही हैं हमारी, कल सुबह उठकर नाम पाऊंगी उनका। विक्रम जी उसकी हालत देखते हुए उसे कमरे में ले आए और बेड पर सुलाते हुए बोले, बेटू बुरा मत मानना, लेकिन अब आप विवाहित कन्या हो तो यूं अकेले में किसी भी लड़के से बात मत किया करो, लोग फालतू की बातें बनाते हैं, और जमाई सा को पता चला तो बस फिर। शर्वानी आंखें बंद करके बोली, वो अजीब सा लड़का पीछे ही पड़ गया है पापा, जानती भी नहीं हूं कि कौन है। अब हम सोने जा रहे हैं, शुभ रात्रि पापा। दवाओं के असर से शर्वानी गहरी नींद में चली गई और विक्रम जी उसके पास से दवाएं निकालकर उनका नाम पढ़कर गूगल पर सर्च करने लगे और हैरान रह गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी और वे बोले, शर्वानी के पेट में जहर था, जमाईसा ने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? हे राम, हमारी फूल सी बच्ची के पेट में जहर। विक्रम जी से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत विग्रह को कॉल लगा दिया। दवाओं के असर से शर्वानी गहरी नींद में चली गई और विक्रम जी उसके पास से दवाएं निकालकर उनका नाम पढ़कर गूगल पर सर्च करने लगे और हैरान रह गए। उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी और वे बोले, शर्वानी के पेट में जहर था, जमाईसा ने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? हे राम, हमारी फूल सी बच्ची के पेट में जहर। विक्रम जी से रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत विग्रह को कॉल लगा दिया। विग्रह इस समय मीटिंग रूम में लगभग 10 आदमियों के साथ बैठा हुआ था। मीटिंग को प्रयागराज जी लीड कर रहे थे और बाकी सभी ध्यान से सुन रहे थे, तभी विग्रह का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर पापा नाम देखा और हैरानी से अपने मन में बोला, पापा कोई बात तो नहीं है, क्योंकि वे इस समय कॉल करेंगे नहीं हमें? फायर। विग्रह ने मजबूरी में कॉल उठाया नहीं और विक्रम जी अपनी बेटी के लिए परेशान बार बार उसे कॉल करने लगे, जिस वजह से विग्रह का ध्यान बार बार अपने फोन में जा रहा था और ये देखकर प्रयागराज जी को बुरा लग गया। उन्होंने गहरी सांस ली और शांति से बोले, अर्जेंट कॉल है तो आप अटेंड कर सकते हैं। विग्रह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने अपना फोन लिया और मीटिंग रूम से बाहर आकर कॉल अटेंड करके बोला, जी प्रणाम पापा। विक्रम जी घबराते हुए बोले, खुश रहिए जमाई सा। विग्रह, क्या हुआ, आप परेशान हैं? विक्रम जी, हमें पता चला कि शर्वानी के पेट में जहर था। ये सब क्या है जमाई सा, आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अरे हम बाप तभी इसके ब्याह दिया है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी अभी भी बनती है, हमारी जिगर का टुकड़ा है ये लड़की हमारी, इसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और इसके बाप को पता भी नहीं। विग्रह ने गहरी सांस ली और कहा, पापा आपके जिगर का टुकड़ा हमारे जीव की जड़ी है, हमें भी बहुत चिंता है उसकी, और ये बात हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन सोचा कि एक बार सलोनी का विवाह निपट जाए, उसके बाद शांति से जब लोग वापस आएंगे तब बताएंगे, लेकिन अब जब आपको पता चल गया है तो आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। मुंबई में हमारे घर में एक हेल्पर है, वो लड़की हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालती है, ऐसे में उसने शर्वानी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसने उसके खाने में जहर मिला दिया, चूहे मारने की दवाई हम समय पर पहुंच गए वरना गड़बड़ हो सकती थी। अभी ये बात हम राजा को नहीं बता सकते वरना वो घबरा जाएगी, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद हम उसे सब कुछ बता देंगे।
फायर विग्रह की बात सुनकर विक्रम जी के तो होश उड़ गए और वो घबराते हुए बोले, हे भगवान, मतलब कोई इंसान अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जमाई सा, आप उस लड़की को निकाल दीजिए, काम से क्या जरूरत है उसकी, हम गांव से एक काम वाली भेज देंगे, उन लोगों पर विश्वास भी किया जा सकता है। विग्रह, चिंता मत कीजिए पापा, हमने सब कुछ सोच लिया है, बस एक बार सलोनी का विवाह निपट जाए फिर हम वापस मुंबई जाएंगे, तब उस लड़की को देखते हैं। फायर विक्रम जी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आप और शिरवानी मुंबई में क्यों रह रहे हैं, कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं या फिर? ये सुनते विग्रह सोच में पड़ गया कि अब वो अपने ससुर को कैसे बताए कि उसके घर में कितने हंगामा चल रहे हैं। वो घर छोड़कर गया है। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम कुछ दिनों के लिए घूमने भी गए हैं और वहां पर जो हमारी कंपनी है उससे भी संभालना था, इसलिए। फायर विक्रम जी, अच्छा ठीक है, अब आप गांव कब तक आ रहे हैं? विग्रह, कल ही आ रहे हैं। फायर विक्रम जी, ठीक है, माफ कीजिएगा हमने आपको इस समय कॉल किया। विग्रह, पापा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस राजा का ध्यान रखना, उसके आसपास ही रहना, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते उसके मामले में। फायर विक्रम जी, हाँ हम जानते हैं बेटा, चलिए शुभ रात्रि। विग्रह, शुभ रात्रि। फायर विक्रम जी ने कॉल कट कर दिया और एक नज़र अपनी बच्ची को देखते हुए बोले, पता नहीं किस मुहूर्त में आप दोनों का विवाह हुआ था, कोई ना कोई पीछे पड़ा ही रहता है आप दोनों के, लेकिन इस बात का सुकून है कि जमाई साहब बहुत समझदार हैं और उससे भी ज्यादा खतरनाक भी हैं, वे संभाल लेंगे आपको भी और बाकी सबको भी। हम आपकी मम्मी को भेज देते हैं, वरना शौर्य को भेजते हैं। विक्रम जी कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दूर विकास इधर उधर ही मंडरा रहा था। ये देखकर वे वहीं पर रुक गए और उन्होंने शौर्य को कॉल लगाकर बुला लिया। कुछ ही देर में शौर्य वहां पर आ गया और विक्रम जी अपनी बेटी को शौर्य के हवाले छोड़कर वहां से चले गए। शौर्य कमरे के दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया और अपना मोबाइल चला रहा था। तभी उसने देखा टेढ़ी नजरों से कि विकास बार बार इधर उधर मंडरा रहा था और रह रहकर उस कमरे की तरफ देख रहा था। ये देखकर शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कितना गंदा है ये, इसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी, साले की ऐसी की तैसी। पापा ने हाथ बांध रखे, वरना अभी इसके हाथ तोड़ देते हम। एक बार जीजा सा को आने दो, उन्हें ही बताएंगे, वही अकल ठिकाने लगाएंगे इस कुत्ते की। सच में लड़कियां पारिवारिक माहौल में भी सुरक्षित नहीं है। पहले तो हम छोटे थे लेकिन हम बड़े हो गए हैं, अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कैपेबल हैं हम। पाउटिंग। अगले दिन सुबह 10 बजे आज गांव में घर में धूम मची हुई थी, क्योंकि शाम को 4 बजे के आसपास बारात आने वाली थी, इसलिए जोरों जोरों से तैयारी चल रही थी। लेकिन शर्वानी ने नोटिस किया कि एक अलग से आरती की थाल तैयार की जा रही थी, वो भी इतनी जल्दी। ये देखकर वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी इतनी जल्दी आरती की थाली क्यों तैयार की जा रही है, बारात तो शाम को आएगी, अभी तो 10 बजे हैं। दीपिका जी मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। उनकी अजीब सी मुस्कान देखकर शर्वानी हैरानी से बोली, इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है, पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं और एक हम है कि यहाँ अकेला महसूस कर रहे हैं, इतने सब लोगों के होने के बावजूद, क्योंकि पति से बात ही नहीं हो पा रही है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अजीब है, ऐसा कोई करता है क्या? जब साथ में होते तो एक दिन में मुझे छोड़ते नहीं हैं, और अब जब इतनी दूर आई हूँ तब आराम से बैठे हैं, ऐसे नहीं कि कॉल पर बात कर ले। गुलाबी साड़ी पहने सजी धजी शर्वानी घर के बाहर मैदान में चेयर पर बैठी अपनी मेहंदी के गहरे रंग को देखते हुए बोली, ये सब कहने की बात ही है कि पति बहुत ज्यादा प्यार करता है तो मेहंदी का रंग इतना गहरा आता है। स्मर्क। शर्वानी अपनी मेहंदी को देखे जा रही थी, वहीं उसने देखा कि घर की महिलाएं और कुछ पुरुष, जिसमें उसके पापा और फूफा जी, शौर्य और विकास और भी एक दो पुरुष, सब मिलकर मैदान का जो बड़ा सा दरवाजा था जो शर्वानी से काफी दूर था उसके पास खड़े थे। दीपिका जी और बुआ जी हाथ में आरती की थाल लिए खड़ी थी। शर्वानी को हैरानी हो रही थी कि इतना कौन महान इंसान आ रहा है जिसके स्वागत के लिए सब लोग दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए हैं। हालांकि शर्वानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपने पति का इंतजार कर रही थी जिसका कोई अता पता नहीं था। उसने एक बार फिर से अपनी मेहंदी की तरफ देखा, तभी दरवाजे के सामने एक लग्जरी रेंज रोवर कार आकर खड़ी हो गई। उस कार को देखते ही काफी लोगों को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो बहुत ही महंगी कार थी और उतनी ही ज्यादा लग्जरी भी थी। जैसे उस कार का हॉर्न बजा और हॉर्न की आवाज जैसे शेरवानी के कानों में पड़ी तो उसके कान खड़े हो गए और उसने तुरंत देखा तो उसे रेंज रोवर नजर आई, जिसे वो बहुत अच्छे से पहचानती है। कार को देखते ही शर्वानी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। शर्वानी अपनी बड़ी बड़ी आंखों में असीम प्रेम और तड़प लिए उस कार को देखे जा रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और उसमें वो सबसे ज्यादा हैंडसम और सुंदर मर्द बाहर निकल आया। बाहर आते ही तेज हवा के कारण उसके रेशमी बाल लहराते हुए उसकी आंखों पर आ गए। उफ, ये हसीन दृश्य देखकर शर्वानी ने अपनी आंखें बंद कर दी। वहीं बाकी सभी हैरानी से उस खूबसूरत मर्द को देखने लगे कि वो कितना रूपवान है। डार्क ब्राउन शर्ट और ब्लैक पैंट पहने विग्रहराज सूर्यवंशी कार से बाहर निकल आया और अपने हाथ से अपनी आंखों पर आते बालों को पीछे करने लगा। उसकी यही अदा पर तो लड़कियां मरती हैं। विकास चलने लगा, भुनने लगा इतने हैंडसम मेन को देखकर।
अब समझ आ रहा था कि क्यों शिरवानी को ये पसंद आया। विग्रह के आते ही बुआ जी घबराने लगी, उनके हाथ पैर फूलने लगे और वे चेहरे पर मुस्कान लिए आरती की थाल लिए विग्रह के सामने आकर खड़ी हो गई। जब विग्रह और बुआ जी की आंखें मिली तो बुआ जी उसकी आंखों के तेज से घबराने लगी और आदर से बोली, आपका बहुत बहुत स्वागत है जमाई सा। स्माइल। विग्रह ने उनके आगे हाथ जोड़कर अपनी दमदार आवाज में किंतु आदर से बोला, खम्मा घनी बुआ जी। फाया। बुआ जी मुस्कुरा दी और जमाई राजा की आरती उतारने लगी। वहीं विग्रह अपनी भूरी जुनूनी निगाहों से इधर उधर देखने लगे कि कहीं से भी राजा दिख जाएं। विग्रह की आरती उतारी गई, उसके ऊपर फूलों की बारिश की गई और उसकी ललाट पर तिलक लगाकर कहा, पधारो जमाई सा। विग्रह आगे बढ़ने लगा, तभी उसे दूर गुलाबी साड़ी पहनी हुई अपनी राजा नजर आई, जिसे देखते ही राजसर के होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। वे उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी शिरवानी ने मुंह बनाया और नखरे दिखाते हुए तेजी से वहां से चली गई। ये देखकर राजसर की मुस्कान और गहरी हो गई और वे अपने बालों में हाथ फेरते हुए कातिल मुस्कान लिए उसे देखते रहे। सब लोग विग्रह के इर्द गिर्द चलने लगे। उसके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं रखी जा रही थी। पहले कारण तो ये था कि वो यहाँ का जमाई है, और दूसरा बहुत ऊंचे खानदान से है, और तीसरा बहुत गुस्से वाला भी है। उसके व्यवहार का परिचय अब तक सबको हो चुका था, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि सब लोग उसकी इज्जत भी बहुत करते थे, क्योंकि उसके खानदान ने गाँव के लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। विग्रह आगे बढ़ने लगा, तभी उसे दूर गुलाबी साड़ी पहनी हुई अपनी राजा नजर आई, जिसे देखते ही राजसर के होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कान आ गई और आंखों में चमक। वे उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी शिरवानी ने मुंह बनाया और नखरे दिखाते हुए तेजी से वहां से चली गई। ये देखकर राजसर की मुस्कान और गहरी हो गई और वे अपने बालों में हाथ फेरते हुए कातिल मुस्कान लिए उसे देखते रहे। सब लोग विग्रह के इर्द गिर्द चलने लगे। उसके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं रखी जा रही थी। पहले कारण तो ये था कि वो यहाँ का जमाई है, और दूसरा बहुत ऊंचे खानदान से है, और तीसरा बहुत गुस्से वाला भी है। उसके व्यवहार का परिचय अब तक सबको हो चुका था, इसलिए कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि सब लोग उसकी इज्जत भी बहुत करते थे, क्योंकि उसके खानदान ने गाँव के लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। विक्रम जी और दीपिका जी गर्व से अपने सुंदर जमाई राजा को देखे जा रहे थे और एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उनकी बेटी का भाग्य खुल गया है, जो उसे इतना सुंदर और अच्छा जीवन साथी मिला है। विग्रह को पूरे सम्मान के साथ घर के अंदर ले आए और इस समय वो सोफे पर आकर बैठ गया। उसने जो परफ्यूम लगाया हुआ था, उसकी आकर्षक महक पूरे हॉल में फैल गई थी। दूर दराज की लड़कियां उसे देखे जा रही थी कि इतना हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया। अफसोस पति है वो किसी का। सोफे पर बैठते ही विग्रह ने अपना फोन निकाला और सीधा अपने बाबा सा को कॉल लगाकर धीमी आवाज में बोला, पहुंच गए हम। हाँ ठीक है, दे देंगे। घनी खम्मा फाया। इतना कहकर विग्रह ने कॉल कट कर दिया और अपना फोन पैंट की जेब में डालने लगा। तभी उसे दूर एक दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी शिरवानी दिखाई दी, जो उसे देख रही थी, और जैसे ही विग्रह ने उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई और दरवाजा ही बंद कर दिया। ये देखकर राजसर मुस्कुरा दिए। तभी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता और चाय कॉफी परोसा गया, जिसे देखकर वो हैरानी से बोला, अरे इतना सब कुछ की जरूरत नहीं है, हम रास्ते में कॉफी पीकर आए हैं और अभी फिलहाल हमें भूख नहीं है। फाया। फूफा जी, अरे जमाई साहब पहली बार हमारे गांव आए हैं, हमारे घर में आए हैं, तो आपकी इतनी थॉट बात तो होगी ही। भले आप रास्ते में कॉफी पीकर आए हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से पीनी होगी। हमारे साले साहब अर्थात आपकी ससुर जी ने हमें बताया कि आप चाय नहीं पीते हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल इलायची डालकर कॉफी बनाई गई है। ये सुनते ही विग्रह तुरंत कॉफी के कप की तरफ देखता, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कॉफी के अंदर इलायची डालकर नहीं पी थी। पता नहीं अब गाँव वाले लोग उसे क्या क्या खिलाएंगे पिलाएंगे इन दिनों में। विग्रह ने मजबूरी में कॉफी का मग लिया और पीने से कतराने लगा। तभी शौर्य उसके पास आकर कान में बोला, पी लीजिए जीजा सा, आपकी राजा ने ही बनाई है, अगर नहीं पी तो वो और ज्यादा रूठ जाएगी। ग्रिन। ये सुनते ही विग्रह ने तुरंत कॉफी पी ली, जिसे देखकर दूर खड़ी शिरवानी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर रसोई में चली गई। ये देखकर तो राजसर का तन बदन सिहर उठा और उतावलापन चरम पर पहुंचने लगा कि कब समय मिलेगा और वो अपनी राजा के पास जाएगा अकेले में। कुछ देर बाद दोपहर का भोजन हो जाने के बाद शिरवानी चहकते हुए छत पर चली गई। छत पर कुछ कपड़े सूख रहे थे, वो उन्हें उतारने लगी। एक लाल साड़ी सूख रही थी, शिरवानी उस साड़ी को उतारने लगी, तभी उसके सामने विग्रहराज आकर खड़ा हो गया, जिसे देखते ही शिरवानी सिहर उठी और पीछे हटने लगी। तभी विग्रह अपनी बेहद आकर्षक और भारी आवाज में बोला, कहीं मत जाना, मुश्किल से कुछ समय मिला है तो बात करूंगा, मनाऊंगा और रात को प्यार करूंगा। फाया। शिरवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे छुपाते हुए वो बोली, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। पूरी रात हमने आपका इंतजार किया, दवाई से हमें इतनी नींद आती है, लेकिन फिर भी आपसे इतना प्यार करते हैं। आपकी इतनी याद आ रही थी कि बार बार रात को हमारी आंख खुल रही थी, लेकिन आप एक मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसा क्या करते हैं आप, अपने मित्रों के साथ की पत्नी को ही भूल जाते हैं। विग्रह उस लाल साड़ी में से अपनी पत्नी की झलक देखते हुए बोला,
अरे माफ कर दो हमारी जान, ऐसे क्या नाराज हो रही हो, हम मजबूर थे इसलिए हमने आपका कॉल अटेंड नहीं किया और दूसरे दिन भी हम जल्दी उठ नहीं पाए। फाया। शर्वानी, क्या मजबूरी थी ऐसी आपकी? क्या आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया था और सुबह क्यों नहीं उठ पाए, जबकि आप तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो उस दिन क्यों नहीं उठे? भाव लड़कियों को खाने चाहिए, लड़कों को नहीं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। विग्रह अपना सिर पीटते हुए बोला, अरे हम भाव नहीं खा रहे थे, सच में आपको कैसे बताएं? फाया। शर्वानी, अपने ऐसी खूबसूरत मुंह से बता दीजिए कि क्यों हमारा कॉल काट रहे थे आप और दूसरे दिन लेट क्यों उठे, ऐसा क्या किया आपने पूरी रात? शर्वानी के इतना कहते ही विग्रह साड़ी को थोड़ा सा हटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं शर्वानी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, अरे आप क्या बोल रही राजा? दरअसल परसों रात हमने बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए हम आपसे बात नहीं कर रहे थे अभी। आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देते तो। फाया। शर्वानी हैरानी से बोली, कितनी ज्यादा पी ली थी आपने और क्या उल्टा सीधा बोले थे? आप हमें गाली देते जिस तरह आप अपने दोस्तों को इंग्लिश में गाली देते हैं उसी तरह। स्मर्क। विग्रह, हम मर भी जाए तो भी आपको गाली नहीं दे सकते राजा, आप समझती नहीं है, पीने के बाद हम आपसे कुछ और भी कह सकते थे। फाया। शर्वानी, क्यों कोई राज दफन है क्या आपके सीने में जो हमारे सामने निकल आते हैं? विग्रह, अरे राज दफन नहीं है, मुंह से कुछ बोल देते हैं ऐसा वैसा, जो आपको पसंद नहीं आता तो दिक्कत हो सकती थी। फाया। शर्वानी, ऐसा वैसा क्या बोल देते आप खुद ही कह रहे हैं कि आप हमें गाली नहीं दे सकते, तो बाकी बचा क्या है? विग्रह, राजा, हम आपके क्या लगते हैं? पति। एक ऐसा पति जिसने आपका बहुत इंतजार किया है और अब जब आप मिल भी गई हो तो भी हमें ये सब सपना लगता है। ऐसे में हमारी मर्दानगी तड़प कर कुछ ऐसा वैसा बोल देती जिससे आप शर्म से पानी पानी हो जाती, तो हम क्या करते समझने की कोशिश कीजिए। हम लड़के हैं, निकल जाते हैं कुछ शब्द ऐसे। जब हम आपके निकट आते हैं, आपके साथ संबंध बनाते हैं, तब हम अपनी जुबान को बहुत कंट्रोल करते हैं कि जोश में कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जिससे आपके दिमाग पर उल्टा असर पड़े या फिर आप हमें बेशर्म कहें। उस समय नशे में नहीं होते इसलिए खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन पीने के बाद होश में कौन होता है? अगर मुंह से कुछ निकल जाता कॉल पर, क्योंकि आपसे दूरी हमसे बर्दाश्त तो हो नहीं रही थी, आपके पास आने की इच्छा हो रही थी, ऐसे में पक्का हम कुछ बोल देते, फिर ना जाने आप कितनी नाराज हो जाती हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आपको उस रात कॉल ही नहीं करेंगे। फाया। अब जाकर शर्वानी को विग्रह की बातों का मतलब समझ में आया, उसके गाल लाल हो गए और वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी विग्रह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसके निकट आते हुए बोला, हमने तो तय किया था कि हफ्ते में 6 दिन हम दोनों के मिलन की रातें होंगी और संडे को आपकी छुट्टी, लेकिन यहाँ तो देखिए हफ्ते के 4 दिन वेस्ट हो गए और अब 2 दिन और वेस्ट होंगे। फाया। शर्वानी मुस्कराते हुए अचानक गंभीर होकर बोली, इसमें हमारी गलती नहीं है, आपने ही हमें इस गांव में भेजा था जहां पर हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिला, और देखो आपको तो 7 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि कांड तो आपने ही किया था, हमसे जबरदस्ती शादी आपने की थी, भगा कर नहीं ले गए, बाकी कुछ रहा नहीं था, और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे इस शर्वानी को, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को समाज में जन्म से ही गलत माना जाता है। आप तो दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मस्त नींद ले रहे थे, लेकिन यहाँ हमने आंसू बहाए हैं ये सुनकर कि हमने अमीर लड़के को फंसा लिया, प्रेम विवाह किया और लड़के ने जबरदस्ती शादी करने के बाद मुझे मायके में छोड़ गया, और फिर न जाने हम दोनों कब कब मिलते रहे और क्या क्या होता रहा हम दोनों के बीच। हम बेशर्म हैं, हमें पति और ससुराल वालों के पैसे का घमंड है, और भी न जाने क्या क्या सुन रही हूँ। पिछले 2 दिनों से और तड़प रही हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि पतिदेव तो। इतना कहते हुए शर्वानी की आंखें भर आई, जिसे देखते ही विग्रह बावला हो गया और उसके पास आने लगा, तभी वो वहां से चली गई। विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, इन लोगों को ऐसी की तैसी सालों ने हमारी राजा को रुलाया, अब इन्हें क्या दिक्कत है, हम कैसे भी शादी करें, भगा कर ले जाएं, उठा कर ले जाए या कुछ भी, अब देखो क्या करता हूँ इनके ब्याह शादी में। पाउटिंग फायर। शर्वानी मुस्कराते हुए अचानक गंभीर होकर बोली, इसमें हमारी गलती नहीं है, आपने ही हमें इस गांव में भेजा था जहां पर हमें न जाने क्या क्या सुनने को मिला, और देखो आपको तो 7 स्टार ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि कांड तो आपने ही किया था, हमसे जबरदस्ती शादी आपने की थी, भगा कर नहीं ले गए, बाकी कुछ रहा नहीं था, और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे इस शर्वानी को, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लड़कियों को समाज में जन्म से ही गलत माना जाता है। आप तो दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और मस्त नींद ले रहे थे, लेकिन यहाँ हमने आंसू बहाए हैं ये सुनकर कि हमने अमीर लड़के को फंसा लिया, प्रेम विवाह किया और लड़के ने जबरदस्ती शादी करने के बाद मुझे मायके में छोड़ गया, और फिर न जाने हम दोनों कब कब मिलते रहे और क्या क्या होता रहा हम दोनों के बीच। हम बेशर्म हैं, हमें पति और ससुराल वालों के पैसे का घमंड है, और भी न जाने क्या क्या सुन रही हूँ। पिछले 2 दिनों से और तड़प रही हूँ आपसे बात करने के लिए, लेकिन बात ही नहीं हो पाई, क्यों? क्योंकि पतिदेव तो। इतना कहते हुए शर्वानी की आंखें भर आई, जिसे देखते ही विग्रह बावला हो गया और उसके पास आने लगा, तभी वो वहां से चली गई। विग्रह ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला,
इन लोगों को ऐसी की तैसी सालों ने हमारी राजा को रुलाया। अबे इन्हें क्या दिक्कत है, हम कैसे भी शादी करे भगा कर ले जाएं, उठा कर ले जाएं या कुछ भी। अब देखो क्या करता हूँ इनके ब्याह शादी में। पाउटिंग फायर। विग्रह के तेज और कुटिल दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान चलने लगा जिसका उपयोग अब वो जल्दी ही करेगा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगा दिया और बोला, कह रहे थे न कि दोस्ती हो तो आपके जैसी हो राजे। आपने हमारे जो कुछ किया है उसके बदले हम भी कभी आपके काम आने चाहिए तो वीरेंद्र, आज हमें आपकी जरूरत है जो कह रहा हूँ। फायर। सामने से वीरेंद्र, जान देने के लिए तैयार हूँ राजे, एक बार कहकर को दिखाओ। विग्रह अपनी भूरी निगाहों में कुटिलता लिए बोला, जान कीमती है आपकी और आज तो विवाह भी है आपका, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। फायर। इतना कहकर विग्रह ने उसे बहुत कुछ कहा जिसे सुनकर वीरेंद्र तुरंत मान गया। कॉल कट करके राज सर नाराजगी से बोले, अब आपको पता चलेगा जब सबके सामने अपमान होता है और कन्या की आंखों से आंसू बहते हैं तब कितनी पीड़ा होती है। माफ कीजिएगा महादेव जी, हम आदर्शवादी अपने स्वार्थ तक की है, ज्यादा आदर्शवादी बनने गए तो दुनिया लूट लेगी हमें। अब हमारी कन्या की आंखों में आंसू आए हैं तो फिर आंसू देने वाली औरत की कन्या को हम कैसे छोड़ सकते हैं। फायर। विग्रह ने गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरते हुए छत से नीचे आने लगा। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आया ही था कि अपने हाथों में फूलों की टोकरी लिए तेजी से भागती शर्वानी उससे टकरा गई और नीचे गिरने लगी, किंतु विग्रह ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। शर्वानी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और विग्रह उसे अपनी बाहों में देखकर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोला, उफ। फायर। ये आवाज सुनते ही शर्वानी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और विग्रह को देखते ही हैरान रह गई। उसने तुरंत विग्रह की बाहों से स्वयं को आजाद किया और वहां से चली गई। ये देखकर राज सर मुस्कुराकर वहां से चले गए। वहीं पिलर के पीछे छुपकर खड़ा विकास ये दृश्य देखकर जलकर काला हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, कैसे इसने शर्वानी की कमर को पकड़ा हुआ था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। ये सारे हक तो मेरे होने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहां से ये लड़का बीच में आ गया। कितनी होशियारी दिखा रहा है जब से यहाँ पर आया है और सब लोग इसे राजा की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या जरूरत है इसे इतना सिर पर चढ़ाने की, कौन सा महान काम किया इसने। हमारी लड़की को डरा धमका कर जबरदस्ती उससे शादी की है, समाज के नियमों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की है, और ऐसे लड़के को ये सब लोग इतनी इज्जत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ का जमाई राजा है, पैसे वाला है, खतरनाक परिवार से अरे है तो है, इतना इसको सर पर चढ़ाने की जरूरत क्या है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग। विकास बड़बड़ करते हुए आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ही घर के बगल वाले बड़े से मैदान में चाक भात की रस्म शुरू हुई। सभी महिलाएं सिर पर मटका लिए गीत गाते हुए घर की चौखट की ओर बढ़ने लगी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, चारों तरफ धूम मची हुई थी। सभी महिलाओं के बीचों बीच सज धज कर तैयार होकर विग्रह राज की शर्वानी सर पर मटका लिए मुस्कुराती हुई गीत गाते हुए आगे बढ़ रही थी। शर्वानी एक चेयर पर बैठकर आराम से खाना खाने लगी, तभी विकास उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, और क्या लाऊं तुम्हारे लिए। शर्वानी का ध्यान खाने में था, इसलिए उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी और विकास बस उसे देखते हुए मुस्कुराता रहा। तभी वहां पर राज सर की एंट्री हुई और वे इधर उधर देखते हुए बोले, ऐसा लगता है वो हमारी पत्नी नहीं हमारी बेटी है जो विवाह समारोह में इधर उधर भाग जाती है और फिर हमें उसे ढूंढना पड़ता है। पता नहीं अब कहाँ चली गई है। बेटा जितना उछलना है उछल लो, अंत में आना तो हमारे साथ मुंबई ही है, फिर बताऊंगा कि पति क्या होता है। फायर। शर्वानी को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा, तभी उसने शर्वानी दिखाई दी जो मजे से खाना ठूस रही थी और उसके सामने बैठा विकास अलग तरह से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ये सब देखकर तो राज सर का दिमाग घूम गया। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगे। शर्वानी अपने खाने में मस्त थी और विकास उसे देखने में, और तभी विग्रहराज सूर्यवंशी वहां पर आया और अपनी भारी आवाज में बोला, शर्वानी। फायर। ये आवाज सुनते ही शर्वानी के गले में निवाला अटक गया। वही विकास हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गया। शर्वानी ने जब नजरें उठाकर देखा तो विग्रह उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर वो झेप गई और थाली खुद से दूर करते हुए बोली, शादी ब्याह में तो चलता है। विग्रह अपने दांत पीसते हुए बोला, नहीं चलता, कहीं नहीं चलता। पाउटिंग फायर। शर्वानी ने अपनी नजरें झुका ली और अपनी उंगलियां मोड़ते हुए उस भरी हुई थाली को देखने लगी। तभी विकास झिझकते हुए बोला, हाँ हम आते हैं। विग्रह अपनी दमदार आवाज में बोला, कोई जरूरत नहीं है आने की। फायर। विकास विग्रह की गुस्सैल नजरों को भांप गया और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही विग्रह ने इधर उधर देखते हुए कहा, कुछ अकल है या नहीं आपके अंदर। वो डरते हुए बोली, कभी कभी तो शादियां होती है तब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आपके साथ रहने के बाद हमें ये सब मिलता है, कहाँ है। विग्रह को और ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वह करे क्या, इतने सारे लोग आसपास थे कि वह कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वह धीरे आवाज में बोला, अरे पागल हो गई हो, क्या कह रही हो। शर्वानी डरते हुए बोली,
आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आपको पता है ना हमें कितना शौक है खाने पीने का, और आप ऐसे पाबंदी लगाओगे तो कैसे चलेगा? अब जाकर विग्रह को समझ में आया कि शर्वानी खाने की बात कर रही थी और उसने सामने भरी हुई खाने की थाली देखी, तब उसे हैरानी हुई कि इतनी सी लड़की जरा सा इसका पेट और एक थाली में इतना सारा खाना लेकर बैठी है। विग्रह ने अपना सिर पीट लिया, गुस्से से अपने चेहरे को मसलने लगा, गहरी सांस लेने लगा और स्वयं को शांत करते हुए बोला, आप सच में पागल हो, किसी दिन हमें भी बना दोगी? हम इस खाने की बात नहीं कर रहे थे, हम उस लड़के की बात कर रहे थे। कौन था वह और आपके पास कैसे बैठा हुआ था? अरे आपको पता नहीं है क्या, आप हमारी पत्नी है, बार बार हमें आपको सबूत देना पड़ेगा। शर्वानी हैरानी से बोली, कौन लड़का? हम तो चुपचाप खाना खा रहे थे। विग्रह और ज्यादा गुस्से से बोला, शर्वानी, दिमाग खराब मत कीजिए हमारा, आप क्यों हमारे अंदर इतना गुस्सा पैदा कर रही है कि फिर हम आपको छोड़े ही ना? अभी आपके पास में एक लड़का बैठा हुआ था, आप आराम से खाना खा रही थी और वह आपको अलग तरह से देख रहा था, और वह किस तरह से देख रहा था ये हम समझ सकते, क्योंकि हम भी एक लड़के हैं, लेकिन हम भी भूल जाते हैं कि हमारी पत्नी को खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, तो क्या ही पता चलेगा कि आसपास क्या चल रहा है। अच्छा हुआ जो हमने आपको आपकी माता पिता और भाई के साथ भेजा। विग्रह का गुस्सा देखकर शर्वानी अपनी चेयर से उठी और उसकी आंखों में देखते हुए नाराजगी के बोली, आपको हमें मनाना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर गुस्सा करना चाहिए। पता नहीं कौन लड़का हमें देख रहा है और हमें नहीं देख रहा है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम सिर्फ आपको चाहते हैं और आपको देखते हैं, और आप हमें दिखे नहीं तो इसमें हमारी गलती नहीं, और आपके डर से हमने सोचा फटाफट खाना खा लेते हैं, क्योंकि आप हमें ये तला हुआ खाना खाने नहीं देंगे। हमें लगा था कि आज आप हमें प्यार से मना लेंगे, लेकिन नहीं, आपको हमारे ऊपर गुस्सा ही करना है, तो कीजिए, जितना चाहे उतना कीजिए। वैसे भी सब लोग हमें सुनाते ही तो है, हमने इतना बड़ा कांड जो कर दिया है लव मैरिज करके। विग्रह, ज्यादा मत बोलो। शर्वानी, थोड़ी जुबान कंट्रोल में रखो, हमारे सामने पति है हम आपके, हमने आपके कहने पर पाबंदी इतनी भी नहीं लगाई है कि आप डर के मार खा रही है। आराम से खाए, शादी ब्याह में चलता है ये सब, लेकिन वह बदतमीज लड़का आपके पास बैठा हुआ था, आपको गलत नजरों से देख रहा था, आपको पता भी नहीं चला। ये सही नहीं है, हम कह देते हैं आपसे, ध्यान रखना कल तक और रुकना है हमें यहाँ पर। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर हम नहीं देखेंगे कि यह कौन सी जगह, हम सीधा हंगामा शुरू करेंगे। और यह पल्लू ठीक करो, पिन क्यों नहीं लगाए आपने यहाँ पर? शर्वानी ने तुरंत अपने सीने की तरफ देखा और हैरानी से बोली, हमें नहीं पता पिन कैसे निकल गई, हमने लगाई थी, और वैसे भी बहुत दम घुट रहा है, इस साड़ी में ब्लाउज भी टाइट हो रहा है। विग्रह, जाकर सलवार सूट पहनो, साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। वो हैरानी से बोली, हम कुंवारी लड़की नहीं है जो सलवार सूट पहनकर अपने मायके में घूमे जब हमारा पति मौजूद हो। डांट पड़ेगी हमें सबसे, वैसे भी हम पिन लगाने ही जा रहे हैं। विग्रह, कहाँ जा रहे हैं आप? रूम में जा रही हो? शर्वानी, हाँ हम रूम में जा रहे हैं। विग्रह, जाओ, हम 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हैं। शर्वान ने मुंह बनाया और वहां से चली गई। विग्रह ने उसे तब तक देखता रहा जब तक वह सुरक्षित घर के अंदर कदम नहीं रख लेती। उसके जाते ही विग्रह ने गहरी सांस ली और इधर उधर देखते हुए, सबकी नजरों से बचते हुए, वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। शर्वानी आईने के सामने खड़ी अपने पल्लू सेट कर रही थी। तभी विग्रह कमरे के अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वानी झेप गई और जल्दी जल्दी अपना पल्लू सेट करने लगी। विग्रह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके पास आया और सीधा उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, ही हमारी जीव की जड़ी। फायर। शर्वानी को बहुत मदहोशी छा रही थी विग्रह के इतने पास आकर, लेकिन मैडम को नखरे भी दिखाने थे, इसलिए उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, हमें छोड़िए, पीनअप करना है। विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से बोला, लाओ हम कर देते हैं हमारी लाडली के लिए। फायर। शर्वानी आईने के सामने खड़ी अपने पल्लू सेट कर रही थी, तभी विग्रह कमरे के अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है, जिसकी आवाज सुनते ही शर्वानी झेप गई और जल्दी जल्दी अपना पल्लू सेट करने लगी। विग्रह उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके पास आया और सीधा उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, ही हमारी जीव की जड़ी। फायर। शर्वानी को बहुत मदहोशी छा रही थी विग्रह के इतने पास आकर, लेकिन मैडम को नखरे भी दिखाने थे, इसलिए उससे दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, हमें छोड़िए, पीनअप करना है। विग्रह बेहद आकर्षक तरीके से बोला, लाओ हम कर देते हैं हमारी लाडली के लिए। फायर। विग्रह के मुंह से लाडली शब्द सुनना शर्वानी के लिए इस संसार की समस्त खुशियों के बराबर है। वो मुस्कुरा दी, जिसे देखते ही विग्रह ने उसकी थोड़ी पकड़कर शिद्दत से, आए हाय, इसी मुस्कान के लिए तो जीते हैं हम। फायर। शर्वानी ने तुरंत अपनी मुस्कान गायब कर दी और विग्रह से दूर जाने लगी। तभी विग्रह ने उसे कसकर पकड़कर आईने के सामने खड़ा किया और खुद उसके पीछे से आकर उसके गोरे से पेट पर अपना हाथ फेरते हुए मदहोशी से बोला, आई वॉन्ट यू वेरी बैडली। फायर। शर्वानी सिहर उठी और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिसे विग्रह आईने में से देखकर बावला हुए जा रहा था। उसने शर्वानी के ऊपर नीचे होते सीने पर जैसे ही हाथ रखा तो शर्वानी कांप उठी और तुरंत उसका हाथ हटाते हुए बोली,
ये क्या कर रहे हैं आप? विग्रह उसके बालों में मुंह घुसा कर बोला। पहली बार कर रहा हूँ क्या? रोज ही करता हूँ और इससे भी आगे बढ़ता हूँ, तो आज ये अजीब व्यवहार क्यों राजा? फायर। शर्वाणी अपनी सांसों को सामान्य करते हुए बोली, क्या? क्योंकि ये हमारा बेडरूम नहीं है जहां आप। विग्रह ने उसके गले की स्किन चूमते हुए कहा। जहां हम क्या? आगे भी बोलो, हम सुनना चाहते हैं कि हम अपनी नादान शर्वाणी के साथ बेडरूम में क्या क्या करते हैं। फायर। शर्वाणी शर्मा गई। उसने अपनी नजरें उठाकर आईने में देखा तो विग्रह बड़ी बेखुदी से उसके गले की स्किन को चूम रहा था। उफ, विग्रह का छूना उसे इतना अच्छा लगता है जिसकी कोई सीमा नहीं। विग्रह के द्वारा जब उसे इस प्रकार छुआ जाता है तो उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है। शर्वाणी बेहद खूबसूरत तरीके से अपने पति को देखे जा रही थी और जैसे ही विग्रह ने उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई और नजरें झुका ली। ये देखकर राज सर बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा कर बोले। हे राजा, बताओ ना हम आपके साथ क्या क्या करते हैं बेडरूम में। फाया। शर्वाणी अपने पेट पर चलते विग्रह के हाथ को देखते हुए बोली। आप हमारे साथ बहुत कुछ करते हैं जिससे हमें बहुत शर्म आती है। सी नो इविल। अपनी नादान शर्वाणी को इस तरह शर्माते हुए देख विग्रह का तन मन खिल उठा। उसने शर्वाणी को अपनी तरफ घुमाया और उसे पकड़कर सीधा ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया और खुद उसके पास स्टूल पर बैठ कर उसकी गोद में सिर रखकर उससे लिपटकर प्यार से बोला। ए राजा, सॉरी हमारी जान, हमने आपका कॉल अटेंड नहीं किया, आपसे ठीक से बात नहीं कर पाए, लेकिन हम भी मजबूर थे, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे ताकि हमारी नन्ही सी जान को कोई दिक्कत नहीं हो, बस आप हमें माफ कर दीजिए। फायर। बस इधर हर लड़की पिघल जाती है जब हमारा पसंदीदा पुरुष जो कि हमारा पति बन चुका है वो हमारी गोद में सिर रखकर यूं बड़े प्यार से हमें मनाता है, तब हर एक लड़की आसानी से मान जाती है, जैसा कि शर्वाणी के साथ हुआ। वैसे भी वह जानती है अपने पति को कि विग्रह उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। वो ऐसा है कि जब भी शर्वाणी बाहर जाती है तब उसे बार बार फोन करता है, परेशान कर देता है, लेकिन इस बार वो सच में मजबूर था। उसने ड्रिंक की थी और ड्रिंक करने के बाद वो नहीं चाहता था कि वो कुछ भी ऐसा वैसा अपनी पत्नी से कह दे जिससे वह बुरा मान जाए, और उसके बाद तो उसे नींद आ गई जिस वजह से वह सुबह भी ठीक से बात नहीं कर पाया। लेकिन शर्वाणी भी एक पत्नी है, उससे भी हक है अपने पति से नाराज होने का, उसकी अटेंशन लेने का, तो बस उसने भी यह सब इसीलिए किया। लेकिन अब जब पति इतने प्यार से मना रहा है तो वह ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती। उसने विग्रह के बालों पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली। आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, आप तो प्यार करते हुए अच्छे लगते हो। स्माइल। विग्रह ने उसके कोमल पेट में मुंह घुसा दिया और उसकी नाभि को चूमते हुए बोला, प्यार ही तो करना चाहता हूँ, लेकिन करे क्या, यहाँ गांव में आकर बैठे हैं, कल यहाँ से निकलेंगे, अब देखते हैं कब मौका मिलता है जब हमारी पत्नी को ढेर सारा प्यार करेंगे। शर्वाणी खुशी से बोली, सच में हम कल यहाँ से निकल जाएंगे। स्माइलिंग फेस। विग्रह उठा और उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए बोला, हाँ राजा, आज रात को फेरे हो जाएंगे, फिर हमारा यहाँ पर क्या काम है, चलेंगे हम दोनों वापस। शर्वाणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सीधा विग्रह के गले लग गई, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि वो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाए, अपने पति के साथ में रहे। अब वह विग्रह की बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहती। शर्वाणी खुशी से बोली, हाँ राज सर, आप सही कह रहे हैं, हम कल ही चले जाएंगे, हमें भी यहाँ पर नहीं रहना। इतने ताने सुनने को मिल रहे हैं, अब क्या बताएं हम आपको। कभी कहते हैं कि हमने भाग कर शादी कर ली, कोई कहता है कि कोई कांड किया होगा तभी फटाफट शादी करनी पड़ी, वरना इतनी छोटी उम्र में कौन शादी करता है। विग्रह को गुस्सा आ गया और बोला, क्या कहा आपने, क्या कांड किया होगा कि जल्दी शादी करनी पड़ी? पाउटिंग। शर्वाणी, अब आपको खुद ही पता होगा कि लोग क्या सोचते हैं कि क्यों हमने इतनी जल्दी शादी की। डॉट डॉट। राज सर, यहाँ पर लोग बहुत गंदे हैं, पता नहीं कैसी बातें करते हैं, ये सिर्फ हमारे गांव के लोग ही ऐसे हैं। हमने और भी बहुत से गांव देखे हैं जहाँ के लोग इतने सीधे होते हैं, इतने समझदार होते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती, लेकिन पता नहीं हमारा गांव भी इतना अनोखा क्यों है जो ऐसी फालतू की बातें करते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि हमने कुंवारी ने ही आपके साथ संबंध बना लिए और शायद उनके अनुसार तो हम प्रेग्नेंट भी हो गए, और इसी डर से हमारे माता पिता ने जल्दी जल्दी में हमारी आपसे शादी करवा दी। ये सुनते ही विग्रह का दिमाग खराब हो गया। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और गुस्से में आकर खिड़की के पास चला गया। शर्वाणी डरने लगी कि उसकी वजह से विग्रह को गुस्सा आ गया। वो जल्दी से उसके पास आई और उसके कंधे पर सिर रखकर उसकी कमर पकड़कर बोली, सॉरी, हमें आपसे ये सब नहीं कहना चाहिए था, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। विग्रह ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए बोला, राजा, लोग कितने गंदे होते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं, उनके लिए कहना कितना आसान है कि हम दोनों ने विवाह से पहले ही संबंध बना लिया। अरे उन्हें क्या पता कि हमने कैसी तपस्या की है आपको पाने के लिए। कितना बुरा लगता होगा कि जब हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसका हाथ पकड़ने के लिए भी हमें 100 बार सोचना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं कि हमने विवाह से पहले सब कुछ कर लिया था। अरे हम कर सकते थे, सब कुछ हमारे हाथ में था। दो
मिनट नहीं लगती हमें हमारी मर्जी चलाने में। हमारी भी इच्छा ही थी आपको छूने की, आपके साथ घूमने की, आपका हाथ पकड़कर झील किनारे टहलने की, किला घूमने की, बहुत सी इच्छाएं थी, लेकिन हमने उन सब इच्छाओं को दबाया क्योंकि उन इच्छाओं से बढ़कर हमारे लिए ये था कि आप हमारी पत्नी बन जाए। बाकी लड़की घूमना कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे जैसे आदमी के लिए, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि हम हमारे संस्कार और सीमा जानते हैं। बाकी हमें रोकने वाला कौन है? क्या हमारे माता पिता हमसे कुछ कहते हैं? क्या हमारी दादी हमसे कुछ कहती? क्या हमारा बड़ा भाई हमें रोकता? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई कुछ नहीं करता, हम आसानी से अपनी मर्जी चला सकते थे। आपका क्या है? आपके ऊपर थोड़ा सा चिल्लाओ तो आप डर के मारे तुरंत हाँ कह देती है। बस फिर हमारी तो चांदी चांदी थी, लेकिन हमने फिर भी अपने आप पर नियंत्रण रखा। एक मर्द की उमड़ती भावनाओं को हमने दबाया। क्यों? क्योंकि हमें परमानेंटली आप चाहिए थी। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर नहीं चलाने थे। इतना इंतजार किया हमने आपका, आपकी बेरुखी देखी, आपके मुंह से बार बार ना सुना, लेकिन फिर भी अपने प्यार पर अटल रहे। 2 साल आपसे दूर मुंबई में रहे। आपके ससुर जी ने सजा दी थी हमें कि 2 साल तक उस लड़की से दूर रहना। बहुत परेशान हुए थे हम उस समय। डॉट डॉट राजा, सबके लिए 2 साल बहुत आसानी से बीत गए थे, लेकिन वो 2 साल हमारे लिए बहुत लंबे थे। हम कोई योगी पुरुष या ब्रह्मचारी नहीं है जिसके अंदर भावनाएं पैदा नहीं होती। हम एक सामान्य इंसान है, एक आदमी है। हमारा भी मन मचलता था आपको देखकर, आपकी कल्पना करके, आपके बारे में सोचकर, लेकिन हमने उन सब भावनाओं को दबाया। और ये लोग कह रहे हैं कि हम दोनों ने शादी से पहले ही मजे कर लिए। अरे कितने गंदे लोग हैं ये। पाउटिंग फायर। विग्रह का गुस्सा और उसकी बेचैनी देखकर शिरवानी उसके सीने से लग गई और उसे कसकर पकड़कर प्यार से बोली, प्लीज आप शांत हो जाए, गुस्सा मत कीजिए। लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं, लेकिन एक बात हमने सीखी है, ये दुनिया लड़कियों पर बहुत आसानी से हाथ उठा लेती है, आंख उठा लेती है। लड़कों को कहने में सब लोग कतराते हैं और आपसे तो वैसे भी डरते हैं ये लोग। कल शाम को बहुत सारे आदमी बैठे बातें कर रहे थे और हमेशा की तरह हम दोनों का मामला उठा तो उसमें चर्चा हो रही थी हमारे बारे में। तो एक बूढ़े अंकल बोलते हैं कि लड़की ने समाज में नाक कटवा दिया अपने बाप की। ठीक है। फिर दूसरे अंकल ने बोला कि लड़का कौन सा कम है, उसने ही आग में घी डाला होगा, तभी मासूम सी लड़की भागने के लिए भी तैयार हो गई। तो एक तीसरे अंकल बोलते हैं कि लड़के तो फिर भी संस्कार में और मर्यादा में रहना जानते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां ही बिगड़ी हुई हैं। वो इतने ऊंचे खानदान का लड़का है, उसकी अपनी मर्यादाएं और संस्कार होंगे, परिवार के कुछ नियम कायदे होंगे, लेकिन अपनी लड़की ने कुछ किया होगा तभी तो ये सब हुआ। उसने ही लड़के को फंसाया होगा। अब लड़कियां किस तरह लड़के को फांसती हैं तो हम सब जानते ही है। सोच लीजिए क्या क्या हुआ होगा। डॉट डॉट अब आप ही बताएं राज सर, लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं और सिर्फ हम दोनों की बात ही नहीं हो रही थी। अभी 2 महीने पहले गांव में एक और लड़का लड़की ने भागकर शादी की है। हालांकि वे दोनों एक कास्ट के थे, लेकिन फिर भी उनको भागकर शादी करनी पड़ी क्योंकि माता पिता समझते ही नहीं है। तो उनकी भी बातें हो रही थी, उनके बारे में तो बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोल रहे थे। ये समझ लीजिए कि पुरुष के मुंह से ऐसे शब्द जचते भी नहीं, वैसे ही शब्दों का वे लोग इस्तेमाल कर रहे थे उन दोनों के लिए। हमें तो इतना गुस्सा आया ना कि आपको क्या बताएं। हालांकि एक बात अच्छी है कि आपके साथ साथ रहकर हम थोड़े कठोर बन गए, तो अब हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। और अगर पहले की शिरवानी होती तो रो रो कर हंगामा खड़ा कर देती। विग्रह को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपनी राजा का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो माहौल को अच्छा करते हुए शिरवानी को पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए मदहोशी से बोला, अच्छा एक बात बताओ, क्या होता अगर हम दोनों सच में भागकर शादी करते? फायर शिरवानी उसके कुर्ते की कॉलर को मोड़ते हुए बोली, क्या ही होता, सब लोग ऐसा ही बातें करते। विग्रह कातिल मुस्कान लिए बोला, अरे नादान शिरवानी, समझो जरा हम कहना क्या चाहते हैं। फायर हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही और कंटिन्यू चाहिए तो प्लीज 100 कमेंट किया करें और स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके 11,000 कर देना और दूसरी स्टोरी को भी सपोर्ट करें प्लीज।